हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। बेसिकली आज का द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसका हम एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 20 जून 2023, ठीक है। तो आज के पेपर में जो आर्टिकल्स हैं लगभग 16 to 17 आर्टिकल्स हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ कुछ आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल्स भी अच्छे आए हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। एक बार मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ क्योंकि रोज़ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, राइट। कि 1.5 घंटे के ऊपर वीडियो हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे तक उसको कंसोलिडेट करूँ, लेकिन हो नहीं पाती। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, ठीक है। तो देखो दिखा देते हैं। सबसे पहला देखो, ये एक आर्टिकल है यहाँ पे मेथी की लेकर, क्या नाम, मेथी कम्युनिटी को लेकर के एससी स्टेटस। ये मैंने कल भी डिस्कशन किया था। और वही एक वेलफेयर वाली जो स्कीम्स होती हैं और फ्रीबीज़ वाला कि अभी तो मतलब ये उतना रिलेटेड नहीं है। आर्टिकल तो वैसे नॉर्मल था कि पंजाब कर्नाटका को हेल्प कर रहा है राइस को लेकर के। मैंने इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाया है, इसको देखेंगे। और बाकी सारे आर्टिकल काम करनी। अगला एक आर्टिकल है रिलीजियस टूरिज़्म को लेकर के। ये मतलब राजस्थान से रिलेटेड है, लेकिन हम एक ओवरऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि ओवरऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में रिलीजियस टूरिज़्म का क्या रोल है, ठीक है। और फिर एक अगला आर्टिकल आ जाते हैं। अगला आर्टिकल है ये एक मेसोलिथिक एरा को लेकर के। एक ऐसे ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में या फिर कोई वनडे एग्जामिनेशन को लेकर के ये हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ी चीज़ें हम जान लेंगे, ठीक है। अगला अब एडिटोरियल पे आ जाते हैं। एडिटोरियल में ये एक पहला एडिटोरियल जो है ये वाला, एक राइजिंग इंडिया। तो एक राइजिंग इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या नाम है, इसमें बहुत अच्छा है। और यूएस का रोल क्या हो सकता है इंडिया की राइजिंग पोजीशन को लेकर के। इंडिया और यूएस किस तरीके से आगे को काम कर सकते हैं, उसके ऊपर एक एडिटोरियल लिखा गया। अच्छा एडिटोरियल है ये। एडिटोरियल वेस्ट बंगाल को लेकर के जो पंचायत पोल्स है वहाँ की, तो उसमें जो वहाँ पे वायलेंट क्लासेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये उतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है। इसमें बस एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, SEC। तो SEC के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। और ये इंडिया की जो ड्रग रेगुलेटर के लेकर के उसमें जो कमी आ रही हैं उनके फार्मेसी को लेकर के, तो उन चीज़ों को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। रिफ्यूजीज़ कैसे एज अ एसेट वर्क कर सकते हैं कंट्रीज़ के लिए, तो ये एक आर्टिकल है। ये भी आर्टिकल बहुत अच्छा आया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम काम देखेंगे इसके बारे में। ये भी बढ़िया आर्टिकल है। और ये भी एक आर्टिकल, एक समिट विद सब्सटेंस। इसमें ऑथर ने अपने व्यूज़ दिए हुए हैं कि अभी जो समिट होने वाली है, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट जो होने वाला है फ्रांस में, पेरिस में, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल लिखा गया है कि G20 और इंडिया का रोल क्या हो सकता है। इंडिया और फ्रांस कैसे मिल करके ग्लोबल फाइनेंसिंग जो है क्लाइमेट को लेकर के उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल, ये भी आर्टिकल थोड़ा अच्छा है। और ये डिकोडिंग द अदानी रिपोर्ट, तो अदानी को रिपोर्ट लेकर के ये एक आई है कि अदानी वाला जो अभी पूरा केस हुआ था, तो ये आर्टिकल तो उतना हमारे का इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक टर्म है कि सेबी एज अ रेगुलेटर का जो रोल है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसमें हम कहीं ना कहीं देख लेंगे, ठीक है। और अगला एक आर्टिकल है ये फोनॉन्स को लेकर के। ये भी साइंस एंड टेक के हिसाब से, प्रीलिम्स के हिसाब से आर्टिकल अच्छा है। बाकी मेंस के हिसाब से देखोगे तो क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल थोड़ा ठीक है, अच्छा भी है, समझ में भी आ जाएगा, ईजी है, ठीक है। और अगला आर्टिकल आ जाए तो ये इंडिया और वियतनाम के रिलेशन को लेकर के एक ये आर्टिकल है कि इंडिया ने अभी वियतनाम को गिफ्ट किए हैं, तो क्या नाम है, INS किरपान, तो उसके बारे में रिलेटेड आर्टिकल है। लेकिन इसके में हम थोड़ा होली देखेंगे कि इंडिया और वियतनाम के रिलेशन कैसे हैं। प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है मणिपुर में, तो उसके बारे में हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल क्या होता है मणिपुर में, क्या उसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, इसके पॉजिटिव क्या निगेटिव्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो DPSP का पार्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और जस्ट उसके नीचे एक आर्टिकल आया उसके अगेंस्ट में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अगेंस्ट है स्पिरिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेंगे कि UCC क्या है, क्या चीज़ें हैं। गांधी पीस प्राइज़ के बारे में कल मैंने बताया हुआ है, तो ये आज आप लोग को बताना होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बारे में अभी आते हैं थोड़ी देर बाद। उसके बाद लद्दाख की डिमांड है, क्या नाम है, स्टेटहुड के लिए। तो लद्दाख की जो डिमांड है, लद्दाख का जो 6 शेड्यूल वाली जो स्टेटस की डिमांड है उसके बारे में लेकर के, उसके बारे में हम देखेंगे क्या उनका इशू है, ठीक है। और ये सिंगल डे का एक आर्टिकल है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है UPSC में या किसी स्टेट एग्ज़ाम्स में, तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, उनको थोड़ा एक रेफरेंस मिल जाएगी इस चीज़ों से, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेंगे। फिर अगला आर्टिकल जो आ जाता है ये है कि ये तो ऐसे नॉर्मल आर्टिकल के, ब्लिंकन अभी स्टेट ऑफ सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है US के, वो अभी चाइना गए हुए हैं,
तो वहाँ पे उनकी जो मीटिंग हो रही है, तो चाइना और यूएस रिलेशन को लेकर के भी आर्टिकल है, तो उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन इसमें आप इंपॉर्टेंट बना सकते हो कि इंडिया मतलब चाइना और यूएस रिलेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो उससे आप आर्टिकल बना सकते हैं, लेकिन ये अभी उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तो इसलिए इस आर्टिकल को भी मैंने नहीं लिखा। आने वाले टाइम पे इस पे एडिटोरियल्स भी आएंगे, तब मैं इस आर्टिकल को थोड़ा डिस्कस करूँगा। जेंडर अपार्थाइड को लेकर के काबुल में जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है। यूरोप फास्ट ग्लोबल वार्मिंग है वहाँ पे हो रही है, ठीक है। मिलेट कल्टीवेशन को लेकर के एक आर्टिकल आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेंगे कि मिलेट कल्टीवेशन का क्या रोल है इंडिया में, किस तरीके से उसके पॉजिटिव निगेटिव क्या हैं। और बाकी ये स्पोर्ट्स के आर्टिकल हैं, स्पोर्ट्स के आर्टिकल उतने इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, ठीक है। और नीचे साइंस एंड टेक में आ जाते हैं। साइंस एंड टेक में एक ये आर्टिकल बड़ा सा आया हुआ है कि बेल्तगीज जो है ये एक कॉन्स्टलेशन ओरियन में, तो ये कहीं ना कहीं उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखो मुझे लगा नहीं, मैंने इसको पढ़ा और मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वनडे एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा अगर मुझे टाइम मिला लास्ट में, ठीक है। एक ये वो आई है, स्टडी आई है, पब्लिश हुई है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन से क्या नाम है, जो अर्थ की जो टिल्ट पोजीशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेंगे कि स्टडी ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो ये कुछ हमारे 16-17 आर्टिकल हैं जो आज के, इसके बारे में हम देखते हैं, ओके। और बाकी जो कल के आर्टिकल जो रह गए थे 5 से 6 आर्टिकल जो कल के थे, ठीक है, उसके बारे में मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वो कल मैंने बना नहीं पाया था, तो किसी दिन अगर आर्टिकल कम होते हैं, मे बी सैटरडे या संडे को जिस दिन एडिटोरियल्स कम आते हैं, तो उस दिन मैं देखूंगा कि उस दिन मैं आर्ट बना दूँ जल्दी से वो वीडियो और उसी में ऐड ऑन कर दूँ, ओके। तो जो आर्टिकल्स हैं वो जो बच गए थे वो चिंता मत करना, वो कंप्लीट हो जाएंगे। और 1-2 आर्टिकल ऐसे हैं ना वो रिपीट होते हैं, तो रिपीट होते हैं वो देखो कहीं ना कहीं ऐसे एक आर्टिकल कल का था वो आज रिपीट हुआ है, तो उसको मैं देख लूँगा कि उसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, ऐड ऑन कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है ये मेती बॉडी को लेकर के, क्या नाम है, मेती कम्युनिटी जो है मणिपुर की, उसके रिगार्डिंग करता है कि उसको जो एसटी स्टेटस जो दिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग में, ठीक है। तो ये मैंने यार कल ही पढ़ाया है, आप खोलोगे ना कल की वीडियो 19 जून की, ठीक है, 2023 कल की, तो उसमें सबसे पहला आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया है ना वो इसी में किया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि 2012 में एक रिकमेंडेशन आई थी एक बॉडी की कमेटी की, तो उसने बताया था कि मेती कम्युनिटी को देने के लिए SC/ST स्टेटस, ठीक है। तो अभी कुछ दिन पहले क्या नाम है जो हाई कोर्ट है वहाँ की, ठीक है, तो उसने क्या किया, मणिपुर हाई कोर्ट, हाँ मणिपुर हाई कोर्ट ने क्या नाम है वहाँ पे ये हुआ था कि उसने ये रिकमेंडेशन जो थी उसको कैरी फॉरवर्ड कर ली थी कि मेती कम्युनिटी को हम ST स्टेटस देंगे, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि मेती कम्युनिटी जो थी वो तो मांग रही है ST स्टेटस, लेकिन जो बाकी की जो कम्युनिटी है वहाँ पे 2 अलग, कुकीज़ हो गई और नागाज़ हो गई, ये इसके अगेंस्ट में आ गई हैं कि इनको ST स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक पूरा है, तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ ऐसे कि मेती कम्युनिटी पहली चीज़ मांग क्यों रही है स्टेटस। पहली चीज़ इनकी जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती जा रही है, इनकी 59 से लेकर ये 44% पे आ गई है पॉपुलेशन, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या नाम है, लैंड को लेकर के वहाँ पे, उसके लिए इनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो सारी पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। और इसमें 2-3 पॉइंट्स और थे, 1 मिनट को मैं ऐड ऑन कर दे, ओके, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इनका जो इशू है मेती कम्युनिटी का वो, ठीक है। तो जो उनकी फर्स्ट इविक्शन थी और डिमांड जो थी ST स्टेटस को लेकर के, उसी को लेकर के अभी वॉलेंट हुआ था। सबसे पहला जो इशू था इनका क्या डीलिमिटेशन को लेकर प्रोसेस में था कि डीलिमिटेशन कमीशन जो थी 1973 में, उनका ये था कि मेती कम्युनिटी ने ये बोला कि उनका जो पॉपुलेशन ब्रेकअप है वो उतना एक्यूरेटली किया नहीं गया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो माइग्रेंट्स हैं कि नेबर कम्युनिटीज़ जो आसपास की जो जैसे म्यांमार में क्यूब हुआ पड़ा है, तो उसकी वजह से जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उसकी वजह से जो मेती लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या नाम है जो प्रॉब्लम हो रही है उनके रिगार्डिंग, लाइक कि देर मशरूमिंग ऑफ विलेज की, वहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे छोटे विलेजेस आ गए रिफ्यूजीज़ के, ठीक है। तो उससे उनको प्रॉब्लम्स हो रही। तीसरी चीज़ ड्रग प्रॉब्लम हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपको पता होगा कि ये गोल्डन ट्रायंगल के बगल में पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में ड्रग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से उनका भी ये इशू है
कि क्या नाम है, एंटी ड्रग ड्राइव जो थी उसके पॉपी फील्ड को लेकर जो इलीगल जो सेटलर्स है, जो बाहर से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ओपियम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्या नाम है वहाँ पे ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो रही है, ठीक है। और इसमें आ जाते हैं, ये हो गया, ठीक है। और क्या नाम है, दूसरी चीज़ ये है इसमें कि ये कम्युनिटी है, कुकी और नागा कम्युनिटी है, ये कुकी और नागा कम्युनिटी क्यों अगेंस्ट में है, तो उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो अगेंस्ट में इनका ये कहना है कि जो वहाँ की मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, वो मोस्टली डोमिनेटेड है मेती कम्युनिटी से, और जो मेजॉरिटी जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्फाल बेस्ड होते हैं, और जो मणिपुर में जो टोटल लैंड एरिया उसका 90% एरिया जो है वो हिल एरिया है, ठीक है। तो अगर मेती कम्युनिटी को अगर ये एसटी स्टेटस दे दिया जाएगा तो इसकी वजह से जो कुकी और जो नागा कम्युनिटी है इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट आ जाएगा कि ये जो ऑलरेडी डोमिनेंट कम्युनिटी है वहाँ पे मेती कम्युनिटी उस मणिपुर पूरे रीजन में, तो वो कहीं ना कहीं उसका और ज़्यादा कहीं ना कहीं डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके अंदर एक प्रोटेस्ट है, जिसको लेकर के इनके बीच में वॉलेंट क्लैशेस हो रहे हैं। और साथ में मेती कम्युनिटी को भी क्या इशू है कि कहीं ना कहीं जो कुकी कम्युनिटी और ये नागा कम्युनिटी जो है, नागा कम्युनिटी का जो एक इनका कॉन्सेप्ट है नागालैंड को लेकर के, तो ग्रेटर नागालिम जो है, तो ग्रेटर नागालिम का अगर कॉन्सेप्ट जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एरिया है मणिपुर का वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसके जो मेती कम्युनिटी उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए मेती कम्युनिटी जो है वो ये क्या नाम है एसटी स्टेटस की डिमांड कर रही है, ठीक है। और जो ये स्टार्ट हुआ था, जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ये वहाँ की स्टूडेंट यूनियन थी, आई थिंक मणिपुर स्टूडेंट यूनियन थी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वैसे अगर आपको पूरा आर्टिकल जानना है, इसके बारे में पूरी स्टोरी जाननी है, तो कल के आर्टिकल में मैंने शुरुआत में पढ़ा रखा है, शुरुआत में खोलते ही 10 मिनट्स आप आगे आगे करोगे, स्वैप करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा आर्टिकल ये है कि पंजाब ने अभी कर्नाटका को हेल्प करने के लिए बोला है फ्री राइस स्कीम में, ठीक है। तो ये फ्री राइस स्कीम थी जो कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट रन कर रही थी अभी, इसका नाम था अन्न भाग्य स्कीम, ठीक है। हाँ, तो इसके रिगार्डिंग ये अभी जो सेंटर ने तो वो कहीं ना कहीं जो एफसीआई का प्रोक्योरमेंट था उस पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो स्टेट है उनको कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है विद रिगार्डिंग टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द राइस एंड व्हीट। तो उसके रिगार्डिंग में अभी पंजाब क्या नाम है फॉरवर्ड आया है कर्नाटका की जो प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी राइस को लेकर के, प्रोक्योरमेंट को लेकर के, उसके लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सर्च करेंगे। ये जो फ्री राइस वर्ड लिखा है ना यहाँ, फ्री राइस स्कीम, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि ये एक वेलफेयर पॉलिसीज़ जो होती हैं और जो फ्री बीज कल्चर होता है, ठीक है, इसके बीच में जो एक डिफरेंस होता है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आई थिंक 18 जून को 2-3 दिन पहले। तो उसके रिगार्डिंग ये थे, उसके बारे में फिर से मैं आज थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ, ओके। सबसे पहली चीज़ कि ये पॉलिसीज़ पॉपुलर क्यों है, सबसे पहले क्योंकि इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज़ हैं उनका फेलियर कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक डिसेंट लिवलीहुड क्रिएट नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए एक वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ओके। क्वेस्ट फॉर द डिसेंट लिवलीहुड, वही मैंने बताया कि लो इनकम है लोगों की, जिसकी वजह से लोगों क्या नाम है वो डिसप्रोपोर्शनेट अपना जो उनका ज़्यादातर जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन हेल्थ में जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर का, तो कहीं ना कहीं इनका जो आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ना कहीं हेल्थ एजुकेशन पे जाने लगता है। इसकी वजह से जो एक डिसेंट लिविंग होती है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं लोग एक डिपेंड करते हैं कि वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ के लिए फ़ंड करे, कि लाइक अगर स्कूल्स हैं तो स्कूल्स के लिए गवर्नमेंट फ़ंड करे, और ये हेल्थ इंफ्रा है तो हेल्थ के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए उन चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वो कहीं ना कहीं लोगों की पूरी हो सके। तीसरी चीज़ प्रिवेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है कहीं ना कहीं इंडिया में वो है अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो 1990s के बाद जो थोड़ा ग्रो हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो नेगेटिव टर्न होता जा रहा है। तो उसको लेकर के जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं कि गवर्नमेंट की कोई वेलफेयर स्कीम्स है जिसके अंडर में वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और साथ में उनकी थोड़ी एक वेलफेयरिज्म की थोड़ा हो सके, ठीक है। और इंक्रीज कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ईयर बाय ईयर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कहीं ना कहीं वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसके लिए जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना, तो उसको कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट देखने पड़ रहे हैं। और कंज्यूमरिज्म जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे जैसे जो इकनॉमी है मोर कैपिटल की तरफ शिफ्ट हो रही है, जैसे जैसे कैपिटलिज्म जो और ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहा है इकनॉमी में, ठीक है, उसकी वजह से जो लग्जरी आइटम्स है, सेलफोन्स हो गए, डेटा पैक्स हो गए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया में आज के हर एक इंसान को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जैसे आज के टाइम पे किसी घर में कुछ हो ना हो, लेकिन उसको मोबाइल फ़ोन ज़रूर चाहिए, इंटरनेट उसको चाहिए। आज के टाइम पे जो बेसिक नीडें हैं वो हो गई रोटी कपड़ा मकान प्लस इंटरनेट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो कंज्यूमरिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट बढ़ा हुआ है ना, कि लोगों को मतलब बाकी चीज़ें तो नहीं, लेकिन जो एक कंज्यूमर मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा ये वेलफेयर पॉलिसीज़ की तरफ एक थोड़ा जो उनका एक बेंड है वो कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। अब फ्रीबीज़ और वेलफेयर के बीच में एक थिन लाइन होती है, ठीक है। फ्रीबीज़ जो होती है वो वोटर्स को ल्यूर करने के लिए होती है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए होती है। और वोटर्स की जो फिर वो वोटर जो होते हैं एक टाइम पे उनकी ग्रीड आ जाती है, कहीं ना कहीं वो लालच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर एक गुड लीडर को चूज़ नहीं कर पाते हैं। और वो जब वो गुड लीडर को चूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तो ये एक हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे एक गुड लीडर को डेमोक्रेसी के अंदर चूज़ करना होता है, वो कहीं ना कहीं फिर एक फेलियर माना जाता है, कि एक मौकरी बन के रह जाता है सब, कि मजाक हो जाता है कि आपने बस एक चूज़ करा, आप इलेक्शन तो करा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इलेक्शन भी अगर फेयर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो एक मेन कंटेंट है ना, उस डेमोक्रेटिक का कंटेक्स्ट जो इंटेंट है, जिस चीज़ के लिए डेमोक्रेसी हमने चूज़ की थी, वो कहीं ना कहीं हमारी जो है वो लैक कर जा रही है। इसके बीच में नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। नेवर एंडिंग ट्रेल है, अगर आप किसी इंसान को अगर 1 साल स्कीम दे रहे हो, 2 साल 5 साल दे रहे हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसकी एक आदत भी बन जाती है, कहीं ना कहीं वो आगे इसी स्कीम से वो इलेक्शन का इंतज़ार करता है कि कब कोई नई गवर्नमेंट आए जो ज़्यादा ल्यूरिकेटिव पॉलिसीज़ बना सके, जो ज़्यादा क्या नाम है थोड़ा वेलफेयर स्कीम्स बनाए, तो कहीं ना कहीं लोग उसको वोट देते हैं, ठीक है। तो एक लोगों के ऊपर जो एक डिपेंडेंट हो जाती है कहीं ना कहीं उनकी, तो लोग कहीं ना कहीं एक मतलब उसी के पीछे हो जाते हैं। अब जैसे किसी ने अगर स्कीम्स बंद कर दी, तो फिर लोग उसके ऊपर क्या नाम है प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं। अब जैसे एक आप देख लो कास्ट रिजर्वेशन है, आज के टाइम पे कास्ट रिजर्वेशन अगर बंद करोगे तो कहीं ना कहीं इतने लोग प्रोटेस्ट आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आदत भी लोगों की हो गई है, ठीक है, कि उनको रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए। बर्डन ऑन एक्सचेकर, तो कहीं ना कहीं ये वेलफेयर स्कीम्स होती हैं और जो ये फ्रीबीज़ होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो इसका जो कॉस्ट होता है वो एक्सचेकर को बेयर करना पड़ता है। इसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स पेयर होती है उन पे शिफ्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है एक्सचेकर पे, जिसकी वजह से जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है इन सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। अल्टीमेट लॉस ऑफ द पुअर, जो पॉलिटिशियंस हैं और मिडिल मैंस हैं, वो कहीं ना कहीं इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वेलफेयर स्कीम्स के, वो कहीं ना कहीं वाइप आउट कर जाते हैं। अगर 100 रुपये अगर कहीं दिया जा रहा है बेनिफिट के लिए किसी स्कीम में किसी पुअर के लिए, तो कहीं ना कहीं जो उसके पास रीच करता है वो कहीं ना कहीं 20 to 25 रुपीज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो कहीं ना कहीं मिडिल मैन के बीच में और पॉलिटिशियंस के बीच में रह जाता है, करप्शन के थ्रू, टैपिज्म के थ्रू, ठीक है। तो उसका बेनिफिट भी नहीं हो पाता पुअर का। इन्फ्लेशनरी प्रैक्टिसेस होती हैं, अब जैसे किसी को अगर आप फ्री में दे रहे हो, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट कर रहे हो, तो एक डिमांड सप्लाई का जो एक डायनेमिक्स होती है वो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब कर रहे हो। इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है। फिर लेथार्जी इन पॉपुलेशन आ जाती है, अगर लोगों को आप फ्री में देते रहोगे, चीज़ें करते होगे, तो इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, उसके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी जो एक वो लेथार्जिक हो जाएगा, और उसके अंदर जो एक इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या नाम उसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। जैसे एक कहावत बोली जाती है कि मतलब ज़िंदगी में अगर किसी को कुछ सीखना है तो मतलब सबसे ज़्यादा सीख उसको एक खाली पेट देता है, कि अगर आप जो काम का ऐसे नहीं कर पाते तो इंसान वो खाली पेट भी मतलब कर लेता है, उसको इतनी अंदर से वो आती है, क्योंकि एक होती है ना अंदर से कि खाना खाना है, तो खाना खाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंसान फिर कुछ भी मेहनत करता है पेट पालने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान का पेट भर रहा है, उसके लिए सारी आप उसकी जो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट वो भी आप फुलफ़िल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर वो काम नहीं करेगा, उतना लेथार्जिक हो जाएगा, ठीक है। और रेशनल एलिमेंट क्या है फ्रीबीज़ में कि क्यों देनी चाहिए, कि क्या ये सही है, तो अगर उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में देखें तो उसका क्या कि सोशल इन्वेस्टमेंट होता है कहीं ना कहीं एक जैसे सोसाइटी में अगर आप गवर्नमेंट ने बोला कि हम लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी ने,
ठीक है। अब उन्होंने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अब देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मिल नहीं रहा, या फिर उन्हें, लेकिन अगर कोई भी ऐसी फैमिली है जैसे मान लो वो पुअर है, लेकिन उसके घर में अगर लैपटॉप मिल जाता है, उसकी वजह से अगर उसके बच्चे की पढ़ाई ठीक तरीके से होने लगती है, ऑनलाइन क्लास एजुकेशन वो लेने लगता है, उसकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक सोशल इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है। मे बी ये उतना बेनिफिट नहीं दे रहा हो कि जितना हमने सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी से अगर 10 में से अगर 3 से 4 फैमिलीज़ का भी अगर बेनिफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छी बात है, आप इंप्रूवमेंट तो कर रहे हो सोसाइटी का, ठीक है। तो सोशल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दूसरी सोशलिस्टिक पॉलिसी है। कहीं ना कहीं आज के टाइम पे आप देखोगे मार्केट कैपिटलिज्म की थोड़ी एक डोमिनेंट अप्रोच है, तो उसमें अगर आप थोड़ा सोशलिज्म का ये वेलफेयरिज्म अगर आप अपनाते हो ना, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बैलेंस होता है कि जो एक कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है, जो कि एक बेनिफिट करती है, जो कहीं ना कहीं रिच को रिचर बनाती है और पुअर को और पुअर बना दी जाती है। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है। तो वहाँ पे अगर ये सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं मेंटेन आप कर पाते हो। जो जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर का कॉन्सेप्ट है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं इसमें आप थोड़ा अचीव कर पाते हो वेलफेयरिज्म और क्या नाम है फ्रीबीज वाली पॉलिसीज से, ठीक है। और इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं कि जैसे बहुत सारे क्या नाम है, ये जो पॉलिसीज़ होती हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ये पोल प्रॉमिसेस होते हैं वो एसेंशियल होते हैं वोटर्स के लिए, ताकि उनको एक पता हो पाए कि जो पार्टी को हम अगर सपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के अगर वो पावर में आएगी तो हमारे लिए क्या करेगी। एट लास्ट एक इंसान अगर पॉलिटिकल पार्टी को चूज़ करता है तो एक उसके मैनिफेस्टो पे चूज़ करेगा ना कि वो आएगा तो हमारे लिए क्या बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर तो एक इलेक्शन मैनिफेस्टो का पर्पस भी सर्व करती हैं ये वेलफेयर पॉलिसी और फ्रीविज़म की पॉलिसीज जो होती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक आर्टिकल था, इसका इंट्रो और आप वो कंक्लूज़न अपने से तैयार करना एक अच्छा सा, ठीक है। इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स ऐड ऑन करना, तो ये आपको पता है, बॉडी मैंने आपको बता दिया। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। अगला आर्टिकल है ये रिलीजियस टूरिज़्म को लेकर के। तो अभी राजस्थान में जो गहलोत गवर्नमेंट है, इन्होंने बोला है कि वहाँ पे प्रमोट करेंगे। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ ये कि आज के टाइम पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे टेम्पल्स हैं, ठीक है, और जो प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, तो उनकी एक इकोनॉमिक्स भी है, उनके पीछे एक इकोनॉमिक उनका डायमेंशन भी है, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिम्स इंपॉर्टेंस भी हैं, जिनकी खुद की इकोनॉमिक है और वो खुद का एक उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, ठीक है। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग रहते हैं टेंपल के आसपास और जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है आज के टाइम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है इन पिलग्रिमेज साइट का और टेंपल सिटीज़ का, ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो टेंपल इकनॉमी होती है ना, वो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर राइज़ कर रहा है। और रिलीजियस सेंटर्स का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया में, ये देख लेते हैं। जो टेम्पल्स और पिलग्रिमेज साइट्स होते हैं इंडिया में, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है एक बहुत मतलब सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन के लिए, जो सिटीज़ या टाउन्स में रहती है, जो आसपास आप जैसे मंदिर जाते हो तो मंदिर के आसपास आपने देखते होंगे ना, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जिनका घर ही उसी पिलग्रिमेज साइट से ही चल रहा है टूरिज़्म के बेसिस पे। वहाँ पे जो लोग आते हैं दर्शन करने या फिर किसी चीज़ के लिए, वहाँ पे डिफरेंट हॉल्स वगैरह होते हैं, फंक्शंस के लिए होते हैं, सेलिब्रेशंस के लिए होते हैं, तो उन चीज़ों से भी लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, वो हो गया। और रिलीजियस सेंटर जो स्टेट में कुछ कुछ हम वो देख लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, कुशीनगर हो गया। उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तमिलनाडु में मदुरई, रामेश्वरम और बहुत सारे टेम्पल्स हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ हो गया पुरी में, और उड़ीसा में आप कोणार्क सन टेम्पल ले लो। उड़ीसा में आप और भी हैं यार, कौन था एक था, हाँ ब्लैक पगोड़ा और वाइट पगोड़ा है यार, ये दोनों थे। गुजरात में सोमनाथ हो गया, द्वारका हो गया, और पंजाब में गोल्डन टेम्पल हो गया जो सिखिज़म की फेथ को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। झारखंड में बैद्यनाथ हो गया, देवघर में जगन्नाथ टेम्पल हो गया, रांची में। मध्य प्रदेश में उज्जैन हो गया, उज्जैन का महाकाल टेम्पल है। उसके बाद इधर देख लो आप, जो ओरछा वाला जो रीजन है पूरा, ठीक है। तो टूरिज़्म पोटेंशियल्स ऑफ टेम्पल्स एंड पिलग्रिमेज साइट, तो उनका जो पोटेंशियल है वो देख लेते हैं एक बार। जो सिटीज़ हैं जो वहाँ पे टेम्पल्स लोकेटेड है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे आप वाराणसी ले लो, बहुत सारे लोग आते हैं। इलाहाबाद ले लो आप, ठीक है। दे आर प्लेस वे लैक ऑफ डिपोटीज कैन एंटर इन द सिंगल डे, ठीक है। वैष्णो देवी जैसे श्राइन हो गया, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कटरा का, जहाँ पे 37 लाख डिवोटीज़ आते हैं। 2022 में अभी गए थे, ठीक है। उसके बाद तिरुपति टेम्पल हो गया आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे 3 करोड़ डिवोटीज़ गए थे 2022 में,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिलीजियस टूरिज़्म होता है ये हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, और उसकी वजह से जो एक डिमांड होती है ना, तो उस डिमांड को कहीं ना कहीं एक पंप करता है और एक ह्यूज डिमांड क्रिएट करता है, क्या नाम है, कंट्री में, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट के अलावा जो होते हैं। ठीक है, जो रिलीजियस टूरिज़्म का जो टोटल है ना, तो कहीं ना कहीं 60% जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज़्म है उसमें 60% जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस टूरिज़्म है, और 11% जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो रिलीजियस और पिलग्रम पर्पस के लिए आते हैं। ठीक है, कि डेटा इसको अपने नोट डाउन में नोट कर लेना। जो टूरिज़्म का शेयर है इंडिया की जीडीपी में वो अप्रॉक्सीमेटली 7% है। ओके, और जो शेयर ऑफ टूरिज़्म जो टोटल एम्प्लॉयमेंट में वो 8% है, और जो टूरिज़्म है वो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 39 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3,90,00,000 लोग जो हैं वो टूरिज़्म सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और इस सिचुएशन में ये नहीं कह सकते कि आप जो टेम्पल का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में वो कहीं ना कहीं रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूरिज़्म की वजह से है, क्योंकि क्या नाम है, एक ह्यूज चंक जो है टूरिज़्म का वो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट से आ रहा है। जैसा भी मैंने बताया ना, डोमेस्टिक सेगमेंट में 60% जो है टूरिज़्म का, रिलीजियस टूरिज़्म का रोल होता है। ठीक है, और अगर डेवलपमेंट होता है पिलग्रिमेज साइट्स का तो कहीं ना कहीं इकनॉमी को भी बूस्ट मिलता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा क्या नाम है इम्प्रूवमेंट के अभी भी स्कोप है टेम्पल्स में हो गया और पिलग्रिमेज को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो इसके लिए लेकिन नेसेसरी क्या है कि जो रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बूस्ट करें। जैसे कि अभी आपने देखा हुआ 4 धाम रूट जो बना हुआ है, अभी रामायण सर्किट जो बनाया हुआ है, बुद्धिज़्म सर्किट जो बना हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मोर डेवलपमेंट रिजल्टिंग की, हाँ, इसके लिए क्या है कि जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतने ज़्यादा डेवोटीज़ और आएंगे। जैसे अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, उज्जैन का महाकाल टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उतना ज़्यादा वहाँ पे जो ये पिलग्रिमेज है, टूरिज़्म जो है वो और बढ़ रहा है। ठीक है, वैष्णो देवी का एग्जांपल दिया गया कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की वजह से जो डेवोटीज़ की जो नंबर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जा रहे हैं वहाँ पे। और रिलीजियस सेंटर के इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं, तो रिलीजियस सेंटर का इंपॉर्टेंस सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं, सराउंडिंग एरियाज़ को डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे रिलीजियस सेंटर होने की वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं, और वहाँ का जो ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो गया, रिलीजियस रिचुअल्स, ये सारे इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में। ठीक है, अगर रिलीजियस टूरिज़्म है तो वहाँ पे लोग जाएंगे तो वहाँ की वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो भी डेवलप होगा, वहाँ पे लोग जाएंगे, ख़रीदेंगे, सामान लेंगे, तो ट्रेड भी होगा। ठीक है, और वहाँ पे लोग जाएंगे तो एक सोशल कनेक्शन जो होता है लोगों का वो भी बिल्टअप होता है, तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो हारमनी होती है वो भी कहीं ना कहीं बिल्टअप होती है वहाँ पे। ओके, और ये जो मार्केट है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए होती हैं, और हाँ, लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। इसके अलावा साथ ही साथ ये जो रिलीजियस सिटीज़ होती है कहीं ना कहीं एज अ मैरिज डेस्टिनेशन भी सर्व करती हैं, जिसकी वजह से एक अनदर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी में रिलीजियस टूरिज़्म का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो अगर 2020 की तो बात करें 22 तक की, तो 14.33 करोड़ इंडियंस जो हैं और 64.4 लाख फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उन्होंने क्या नाम है इंडियन टेम्पल्स और पिलग्रिमेज साइट को विज़िट किया था। ठीक है, जिसकी वजह से 1.3 लाख करोड़ क्या नाम है इनकी इनकम जनरेट हुई थी पिलग्रिमेज साइट से अलोन। ठीक है, और अगर हम बात करें रिलीजियस और पिलग्रिमेज टूरिज़्म, तो ये मैंने बताया 60% है डोमेस्टिक टूरिज़्म का, और नियरली 11 लाख करोड़ रुपीज़ जो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया गया था। गिवन टोटल 19 लाख करोड़ 70%, हाँ 7% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा कहीं ना कहीं टूरिज़्म का है। ठीक है, और रिलीजन टूरिज़्म का सोसाइटी को लेकर के क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वो स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं वहाँ पे जो वर्क करते हैं कि, और जो प्लेसेस होती हैं पिलग्रिमेज साइट्स की, वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी वहाँ पे डेवलप करते हैं, साथ में हेल्थ सेंटर भी वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जितने भी मैंने टेम्पल्स आप देख लो उनके कहीं ना कहीं एजुकेशनल ट्रस्ट भी चलते हैं, उनके हेल्थ सेंटर भी चलते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में जो एक सोशल पर्पज़ होता है ना, सोशल जस्टिस के लिए जो चीज़ें होती हैं, सोशल इंफ्रा होता है, वो कहीं ना कहीं साथ में भी क्या नाम है जो ये टेम्पल्स होते हैं वो भी डेवलप करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी डेवलपमेंट भी काफ़ी काम करता है। एग्जांपल में देख लो, जैसे हिंदू मिशन हॉस्पिटल है वेल्लोर तमिलनाडु में, ये हिंदू मिशन सोसाइटी ने बनाया था 1984 में। ठीक है, रामाकृष्णा मिशन हो गई, इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, हेल्थ सेंटर चलते हैं ऑल ओवर इंडिया। आर्य समाज हो गया, आर्य समाज के भी काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं आज के टाइम पे, और हेल्थ सेंटर चल रहे हैं कॉलेज हॉस्पिटल्स में। ठीक है, और एक
हाँ ठीक है, इतना ही था इसमें। ओके, तो आपको मैंने इसमें देखो रिलीजियस टूरिज़्म के बारे में मैंने पॉइंट डेटा आपको इसमें दे दिया, मैंने पॉजिटिव बता दी, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बता दिए और सोशल इम्पैक्ट्स भी बता दिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने जहाँ पे नोट्स होंगे टूरिज़्म के वहाँ पे आप इसको डाल के रख लेना। ओके, इस रिलीजियस टूरिज़्म ये आपका पता है तो वैसे GS3 का, लेकिन ये आपके GS1 में पूछा जा सकता है सोसाइटी से रिलेटेड, कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कैसे रिलीजन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, या फिर रिलीजियस टूरिज़्म है वो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में किस तरीके से काम करेगा, GS1 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रिलीजियस टूरिज़्म हो गया हमारा। और ये एक छोटा सा एक क्या नाम है आर्टिकल है, इसमें मेसोलिथिक एरा की एक जो पेंटिंग है वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे अभी पाई गई है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। मेसोलिथिक एरिया एरा कौन सा है। मेसोलिथिक एरा जो होता है ना, ये अपर पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का पीरियड होता है। नियोलिथिक क्या है 10,000 और अपर पैलियोलिथिक क्या है 50,000। ठीक है, तो इसके बीच का जो एरिया होता है ना उसको हम बोलते हैं ये मेसोलिथिक एरा। तो मेसोलिथिक एरा की एक पेंटिंग पाई गई है। ठीक है, जिसमें एक नहीं 2-3 पेंटिंग मतलब वहाँ केव्स में पाई गई है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक पेंटिंग है जहाँ पे दिखाया जा रहा है एक पर्सन है वो एक पीस ऑफ लैंड को टिल कर रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई गई है, तो कृष्णा रिवर के पास, कृष्णा रिवर की जो लोअर वैली है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये पाई गई है। और इसमें क्या है, प्री स्ट्रिक रॉक पेंटिंग पाई गई है वॉल्स और सीलिंग्स में। और इसमें जो नोटिस किया गया है कि मतलब ये जो वो था केव्स वगैरह, ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से शेल्टर का काम करती थी प्री हिस्ट्रिक ह्यूमंस के लिए। प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन कौन होते हैं, प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन वो होते हैं मतलब वो ह्यूमंस होते हैं जो हिस्ट्री के पहले के पीरियड होते हैं। जैसे एक होती है ना हिस्ट्री, क्या है हिस्ट्री, वहाँ से जहाँ से हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है जहाँ तक के, तो उसे हम हिस्ट्री बोलेंगे। और प्री हिस्ट्री होती है कि वो हिस्ट्री ऐसी जो हमें मतलब उसका रिटन रिकॉर्ड तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक हमारा ये है ना कि एजम्पशन लगाई जाती कि पहले की कि ये चीज़ें हुई होंगी, उसका एक एग्जैक्ट रिटन रिकॉर्ड हमारे पास है, उसको हम प्री हिस्ट्रिक बोलते हैं। तो ये प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन के लिए कहीं ना कहीं एज अ सेटलिंग प्लेस कहने में वो थी जहाँ पे ये पेंटिंग्स बनाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं 5000 BC का है अराउंड, जो मेसोलिथिक एज का है। और ये बताया गया कि वहाँ पे जो पेंटिंग्स बनाई गई है वो कहीं ना कहीं नेचुरल वाइट कैलोनिन और रेड ऑक्रे पिगमेंट से बनाई गई है। रेड ऑक्रे पिगमेंट क्या होता है, ऑक्रे पिगमेंट जो होता है ना एक क्या नाम है एक पिगमेंट होता है वो जो कि कंपोज्ड होता है किससे, क्ले, सैंड और फेरक ऑक्साइड। फेरक ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जिसकी वजह से उसको रेड कलर मिलता है। और साथ ही एक ही काइलनाइट क्या होता है, काइलनाइट क्या है कि अर्थ का सॉफ्टी और यूजली क्या एक वाइट मिनरल होता है जो कि एल्युमिनियम सिलिकेट क्या नाम है मिनरल जो है ना उसकी वेदरिंग की, एल्युमिनियम सिलिकेट जो होता है जब वो वेदर होगा छोटा छोटा टूट जाता है ना, तो उसका क्या नाम है उसको मिक्स किया जाता है, उसको वो उसी को काइलनाइट बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, और क्या है कि हाँ, और ये जो पेंटिंग्स हैं ये ना ये कहीं ना कहीं उस टाइम का जो कल्चर है ना वो उसको शो करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे उसकी जो क्या नाम पेंटिंग में जैसे डिपिक्ट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वहाँ की उस टाइम की जो सोशल लाइफ है ना लोगों की, उसको कहीं ना कहीं इसमें दिखाया जा रहा है। जैसे ये इसमें क्या नाम है एक इंसान है जो क्या नाम है एक लैंड को टिल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाया जा रहा है कि वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं खेती से रिलेटेड एग्रीकल्चर उस टाइम पे था, मतलब टिलिंग ऑफ द लैंड प्रैक्टिस हो रही थी। ठीक है, वन ऑफ द पेंटिंग डिस्प्लेज एक मैन कैचिंग अ वाइल्ड गोट विथ हिज लेफ्ट हैंड वाइल विल्डिंग अ हुक लाइक इम्प्लीमेंट टू कंट्रोल इट। तो कहीं ना कहीं एक दूसरी पेंटिंग है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि क्या नाम है एक इंसान है वो एक वाइल्ड गोट को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ साथ में, और जो राइट हैंड है उसमें कहीं ना कहीं एक हुक है जिससे वो उस गोट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पे जो हंटर और गैदरिंग सोसाइटी थी। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये है। और तीसरी चीज़ क्या है कि अनदर दिखाया जा रहा है कि दो कपल स्टैंडिंग बाई अपने हाथ उठा करके साथ में उनके जो चिल्ड्रन है वो कहीं ना कहीं उनके पीछे खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक फैमिली कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है उस टाइम पे, एक फैमिली कॉन्सेप्ट हो गया था कि दो कपल्स हैं वो खड़े हैं और साथ में उनके पीछे उनके बच्चे भी खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा मेसोलिथिक एरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो मेसोलिथिक एरिया जो है वो वेरीज करता है उनका जो कल्चर होता है, और क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइम पे तो क्या नाम है मेसोलिथिक एरा जो था वो डेवलप किया था। यूरोप में कभी और किया गया था, मतलब थोड़ा जल्दी हो गया था, हमारे यूरोप में थोड़ा लेट हुआ था, अब अपने एशिया में और ये अफ्रीकन रीजन में थोड़ा जल्दी हो गया था। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्पैटिकल और टाइम
टाइमली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं डिफर करता है, ठीक है। बट इज एसोसिएटेड विद डिक्लाइन इन ग्रुप ऑफ हंटिंग। हाँ, ऐसो जो मेसोलिथिक एरा है उसमें कहीं ना कहीं जो हंटिंग जो लार्ज एनिमल की थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गई थी, और साथ में जो हंटर और गैदरर सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई थी, और जो स्मॉलर लिथिक टूल्स होते हैं और वेपन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी डेवलपमेंट और ज़्यादा हुई थी। और पहले क्या होता था, पहले हैवी बड़े टूल्स होते थे, ठीक है, पैलियोलिथिक एज में, और मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, जो टूल्स थे वो कहीं ना कहीं छोटे हो गए थे। और डिपेंडिंग अपॉन द रीजन कुछ पॉटरी और टेक्सटाइल्स भी आने लगी थी मेसोलिथिक साइड एरा में, ठीक है, मतलब पॉटरी और टेक्सटाइल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया था डेवलप होना मेसोलिथिक एरा में। और जनरली मतलब मेसोलिथिक एरा में क्या नाम है, जो एग्रीकल्चर था उसके भी थोड़े साइंस पाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन इंडिकेटर जो है एग्रीकल्चर का ट्रांजिशन का वो नियोलिथिक को माना जाता है, ओके। और जो मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट जो होता है नियर द वो क्या नाम है, या तो सी या फिर इनलैंड वाटर के आसपास होता था, जिसकी वजह से गुड सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर हो सके, ठीक है। मेसोलिथिक सोसाइटी जो थी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं मानी जाती हैं, और जो बोरियल्स होते थे वो बहुत सिंपल से होते थे। और उसके कंट्रास्ट में अगर हम देखें जो क्या नाम है न्यूलिथिक एरिया में, जो मेसोलिथिक के बाद का पीरियड था न्यूलिथिक जो आया था, उसमें क्या नाम है कहीं ना कहीं जो ब्यूरियल माउंट्स होते थे वो बहुत ग्रैंड हुआ करते थे न्यूलिथिक में, ठीक है। ये कहीं थोड़ा सा एक जो मेसोलिथिक के बारे में मुझे बताना था, वहाँ के कल्चर के बारे में और न्यूलिथिक के से थोड़ा कंपेरिजन, तो ये आप थोड़ा सा याद कर लेना, वनडे एग्जामिनेशंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी प्रीलिम्स में भी थोड़ा ये ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। अब एडिटोरियल पे आ जाते हैं, तो एडिटोरियल 4 आए हैं, चारों मतलब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है ग्रास रूट फेयर इलेक्शंस को लेकर के, ठीक है। वही है कि वेस्ट बंगाल वाली जो है, वेस्ट बंगाल में जो पंचायत इलेक्शंस हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पे वॉलेंट क्लैशेस हो जाते हैं डिफरेंट पार्टीज़ को लेकर के। तो उसमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन थी, ठीक है, इसने क्या नाम है हाँ वेस्ट बंगाल को अप्रोच किया था इसके लिए क्या नाम है सेंटर की जो आर्म फोर्सेस हैं उसके डिप्लॉयमेंट के लिए, ताकि जो वो हो क्या नाम है इस जो वहाँ के पंचायती पोल्स हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे से कंडक्ट हो सकें। तो इसमें हुआ क्या है ना कि पॉलिटिकल वायलेंस इन द स्टेट द स्टेट इलेक्शन करने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, हाँ तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी ना, इन्होंने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को चैलेंजिंग द कलकत्ता ऑर्डर डायरेक्टिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ हाँ तो जो क्या नाम है कलकत्ता हाई कोर्ट था ना, उसने कहीं ना कहीं ऑर्डर दे दिया था फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन और जो वेस्ट बंगाल है गवर्नमेंट है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज किया है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब जो डिप्लॉयमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेकर के हम इसको थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं। इसमें जो मेन है कि एक बॉडी है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी है, आर्टिकल 243 के में बनाई गई है, और आर्टिकल हाँ जिसके प्रोविज़न्स बनाए गए हैं वो 243 के में बनाए गए हैं, और 243ZA जो है, ये दोनों आर्टिकल जो हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेट करता है। पर्पज़ क्या बनाया गया था, पर्पज़ बनाया गया था ताकि ये सुप्रिटेंड कर सके, डायरेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके इलेक्ट्रल रूल्स को, ठीक है, जो इन इलेक्शंस होते हैं किसके, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के, स्टेट के इलेक्शन और सेंटर के जो इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, ये सारी जो देखता है वो देखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो स्टेट में जो पंचायती के इलेक्शंस होते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ के होते हैं वो देखता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। कंपोजिशन क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर कमीशन होता है जिसमें स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, और सेम पावर होती है इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। और इसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इसको सिर्फ रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रोसीजर ऑफ, जैसे जज ऑफ अ हाई कोर्ट को रिमूव किया जाता है उसी तरीके सेम प्रोसीजर है रिमूव करने का इसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ओके। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, हाँ इस वाले पे आ जाते हैं, छोटा वाला। ये अभी जैसे क्या नाम है इंडिया की जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे मैंने कल भी एक टॉपिक पढ़ाया था कि जहाँ का था, हाँ श्रीलंका वाला,
कि श्रीलंका में अभी एक एनीस्थीसिया देने की वजह से क्या नाम है 2 लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है। और वो जो मेडिसिन थी वो इंडिया से सप्लाई की गई थी, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक जो क्या नाम है वो क्या बोल सकते हैं इसको, टर्म याद नहीं आ रहा मुझे। तो ऐसे ही बता देता हूँ मैं कि आर्टिकल ही बता देता हूँ डायरेक्ट, चलो ठीक है। तो अभी 2 पेशेंट जो थे श्रीलंका में, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं इंडियन मेड एनेस्थेटिक ड्रग दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और उसके पहले भी देखें तो क्या नाम है कुछ लोगों को आई ड्रॉप दी गई थी, जिसकी वजह से क्या नाम है 30 पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया था और 10 लोगों को ब्लाइंडनेस हो गई थी, ठीक है, श्रीलंका में। और सेम केस हुआ था कुछ महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स में भी हुआ था। और उसके बाद क्या नाम है कुछ दिन पहले ये गाम्बिया में हुआ था, जहाँ पे 17 चिल्ड्रन की डेथ हो गई थी किडनी इंजरी से। वो भी किडनी इंजरी किस वजह से हुई थी, कफ सिरप। और वो कफ सिरप जो था वो इंडियन कंपनी के द्वारा सप्लाई था। और उसमें ये पाया गया था कि कहीं ना कहीं जो कफ सिरप होते हैं ना, उसमें होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। लेकिन उस जो कफ सिरप में जो सप्लाई किए गए थे फ्रॉम द इंडिया, उसमें क्या था डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल। ये क्या है, ये उसके चीप सब्सटीट्यूट हैं, ठीक है। ये हाँ, डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल ये दोनों क्या है ना, ये दोनों क्या नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकोल के सब्सटीट्यूट हैं, चीप सब्सटीट्यूट हैं। तो कहीं ना कहीं चीप इंग्रेडिएंट यूज़ करने की वजह से ये जो कफ सिरप्स हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम आया था, ठीक है। और गाम्बिया में उन्हें के क्या नाम है जब हुई थी डेथ से रिपोर्ट की गई थी 70 चिल्ड्रंस की। उसके कुछ दिन बाद ही क्या नाम है आपने देखा होगा ये उज़्बेकिस्तान वाला भी केस आया था, जहाँ पे 18 चिल्ड्रंस की डेथ हो गई थी दिसंबर 2022 में इंडियन कफ सिरप्स की वजह से ही। साथ ही साथ मार्शल आइलैंड जो है और माइक्रोनेशिया में भी क्या नाम है ड्रग प्रॉब्लम्स पाई गई थी WHO के थ्रू, जो इंडियन मेड ड्रग्स थे उनको लेकर के। और पिछले मतलब 1972 से लेकर 1922 में लगभग ऐसे 5 इंसिडेंट हो चुके हैं जो इंडिया में हो चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे, चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुरुग्राम और जम्मू में, जहाँ पे ऐसे ये जो ड्रग वाली प्रॉब्लम है कफ सिरप्स को लेकर के, या फिर जो ये डाईएथिलीन ग्लाइकोल वाली जो प्रॉब्लम है कंटेमिनेटेड ड्रग्स वाली, ये कहीं ना कहीं इंडिया में भी काफ़ी बार हो चुके हैं। लेकिन हुआ क्या था, इतनी सारी वॉयलेशंस के बाद भी जो कंपनी जो ये ड्रग जो सप्लाई किए थे जिसने गाम्बिया में, उसको कहीं ना कहीं क्लीन चिट मिल गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा रेगुलेटरी को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। यही एक इशू उठाया गया था इस आर्टिकल में कि इंडिया को अगर फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ बनना है तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपनी जो रेगुलेटरी जो नॉर्म्स है ना, इसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये जो अगर ऐसे इंसिडेंट जो हो रहे हैं इसकी वजह से जो इंडिया की एक जो इमेज है ना फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो कहीं ना कहीं इंडिया नहीं बन पाएगा। और इंडिया का जो एक सपना है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने का, कि पूरा एक मेजर सेंटर हो फार्मेसी का इंडिया, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टर्म था ना, फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया, हाउ इंडिया कैन बी अ फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, एक मिनट, ये ओपन क्यों नहीं हो रही PDF? एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो ये देखो, करेंटली जो इंडियन फार्मा सेक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं 50% जो ग्लोबल डिमांड है वेरियस वैक्सीन्स को उसको सप्लाई करता है। 40% जो जेनरिक डिमांड है US की, उसे क्या नाम है इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो सप्लाई कर रहा है। 25% जो ऑल मेडिसिन हैं UK में, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं इंडिया फार्मा सेक्टर सप्लाई कर रहा है। इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक ड्रग्स का ग्लोबली, और इंडिया जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल प्रोग्राम का, उसमें कहीं ना कहीं 50 to 60% जो शेयर है वो कहीं ना कहीं इंडिया का है। और इंडिया के फार्मर्स सेक्टर ने मतलब क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं अभी तक। सरप्लस ट्रेड, इंडिया का जो फार्मा जो ट्रेड रहा है वो हमेशा इंडिया के फेवर में रहा है, ट्रेड सरप्लस हम रहते हैं फार्मा में। वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में 3rd नंबर पे आता है बाय वॉल्यूम, और बाय वैल्यू की बात करें तो 14 नंबर पे आता है। जो करंट मार्केट साइज़ है इंडिया के फार्मा सेक्टर की वो $50 बिलियन की है।
हाई कम्पिटिटिवनेस है कि इंडिया की जो फार्मा कंपनीज़ हैं उनकी क्या नाम है जो प्राइस कम्पिटिटिवनेस और उनकी गुड क्वालिटी की वजह से एक ग्लोबल मार्क उन्होंने अचीव किया है। और जो 60% जो वर्ल्ड वैक्सीन्स हैं, 20% जो जेनरिक मेडिसिन हैं, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में इंडिया से जाती हैं। और इंडिया के टॉप 5 फार्मा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है USA, UK, साउथ अफ्रीका, रशिया और नाइजीरिया। और रेगुलेटरी कंप्लाइंस की अगर हम बात करें तो 55% जो हमारा फार्मा एक्सपोर्ट्स है इंडिया का, वो कहीं ना कहीं हाईली रेगुलेटेड मार्केट को कैटर करता है। जैसे कि हमारा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ FDA अप्रूव जो प्लांट्स हैं आउटसाइड द US इज़ इन इंडिया। ठीक है, कि मतलब जो सबसे ज़्यादा FDA अप्रूव्ड होते फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उसके अप्रूव्ड जो प्लांट होते हैं ना, वो US के बाहर जो हैं वो इंडिया में ही हैं। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एवोल्यूशन क्या हुआ, हमारी जो फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 स्टेज में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है एवोल्यूशन को, जो इंडिया का फार्मा इंडस्ट्री है। ठीक है, सबसे पहला जो था 1970s के पहले का टाइम, जहाँ पे जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर था वो कहीं ना कहीं फॉरेन डोमिनेटेड हुआ करता था। यहाँ पे मतलब जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो फार्मा हमारा होता था वो इंपोर्ट हम करते थे। ठीक है, उसके बाद 1970 से लेकर 1990 के बीच में सर्वल डोमेस्टिक कंपनीज जो थी वो ओपन हुई, उन्होंने अपने ऑपरेशन चालू किए। ठीक है, फिर 1990 से लेकर 2010 का बीच आया जब LPG रिफॉर्म्स आए थे। उसके बाद ये थर्ड स्टेज था जहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से जो इंडियन कंपोनेंट था ना वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में लॉन्च हुआ। फिर क्या हुआ, पेटेंट असिस्टेड बूम, फिर एक पेटेंट बिल आया था जिसकी वजह से क्या नाम है जो पहला एडवांसमेंट हुआ था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसकी वजह से हुआ क्या, जो इंडिया फार्मास्यूटिकल सेंटर था वो कहीं ना कहीं लेस रिलायंट हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइज ऑफ द US। ठीक है, और धीरे धीरे फिर OTC ड्रग्स बनने लगे। OTC मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू खरीदे जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जिस आज कहीं ना कहीं जो 21% ऑफ द जो मार्केट सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं OTC ड्रग्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कवर करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो OTC ड्रग्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे मतलब उसका बहुत ज़्यादा राइस हुआ उस सेगमेंट का। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया का फार्मा सेक्टर था वो कहीं ना कहीं और बूस्ट हुआ। मार्केट साइज़ की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे 2021 के हिसाब से जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कहीं ना कहीं आने वाले डिकेड में 3 टाइम्स और ज़्यादा बूम करेगी जो फार्मा सेक्टर है। और इंडिया की जो डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट है वो कहीं ना कहीं अभी 42 बिलियन US डॉलर में 2021 में, और उसको कहीं ना कहीं 65 बिलियन डॉलर तक ये जा सकती है 2024 तक, और कहीं ना कहीं 120 to 130 बिलियन डॉलर तक हो सकती है 2030 तक। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मतलब लगभग 3 टाइम्स जो क्या नाम है एक्सपेंड करेगी ये अब ये जो हमारा डिकेड जो चल रहा है 2021 से 2030 तक का। इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें बायो फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, बायो सर्विसेज आ जाती हैं, बायो एग्रीकल्चर आ जाता है, बायो इंडस्ट्री आ जाती हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स आ जाते हैं। ओके, और कौन रेगुलेट करता है इंडिया फार्मा सेक्टर को, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, ये सेंट्रल का एक लेजिस्लेशन जो रेगुलेट करता है इंडिया के ड्रग और कॉस्मेटिक इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर और सेल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये एक्ट जो है क्लियरली डिफाइन करता है स्प्यूरियस ड्रग्स को, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को और मिस ब्रांडेड ड्रग्स को। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नाम है विद रेफरेंस टू द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर व्हाट आर द स्ट्रिंजेंट लॉज, या फिर व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विद रिलेट टू द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख के लेना। दैट क्लियरली डिफाइन द स्प्यूरियस ड्रग्स, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स एंड द मिस ब्रांडेड ड्रग्स। ठीक है, और ये इस एक्ट से ही एक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये रेगुलेटरी कंट्रोल करता है ओवर द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ द ड्रग, कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर होंगे और किस तरीके से ड्रग्स का सेल होगा, उसको ये रेगुलेट करता है ये जो एक्ट है। ठीक है, एक्ट का नाम क्या है, एक्ट का नाम है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, और जो हेल्थ एंड डिपार्टमेंट स्टेट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो भी रेगुलेट करता है हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को। ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि क्या नाम है ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस एक्ट को। अब इंडिया को अगर वर्ल्ड फार्मेसी बनना है तो मतलब इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी मतलब कि क्या किन चीज़ों ने बनाया है आज के टाइम में, अगर इंडिया का इतना बड़ा रोल है वर्ल्ड फार्मेसी में तो क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
कंपेयर टू अदर नेशन जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर्स हैं ना, फार्मास्यूटिकल गुड्स, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीपर और इफेक्टिव हैं। स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया में क्या है कि हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से आज के टाइम पे हमारी जो वर्कफोर्स है वो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वो कहीं ना कहीं स्किल्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से हम लो कॉस्ट में एक अच्छी क्या नाम है इफेक्टिव प्रोडक्ट्स क्या नाम है डिलीवर कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च एंड इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत रोबस्ट है। वो क्या नाम है जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती हैं, विद रिसर्च टू लेकर टू ड्रग्स। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे फार्मा को बूस्ट करता है। मार्केटिंग बेनिफिट इंडिया को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने के बाद जो इंडिया की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ना कहीं मतलब हायर साइड पे हो गई थी, और जिसकी वजह से हमारा जो डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग बेनिफिट्स भी कहीं ना कहीं लिबरलाइज होने की वजह से, ग्लोबलाइज होने की वजह से कहीं ना कहीं जो इंडिया की इकनॉमी थी तो उसको एक डिफरेंट मार्केट एक्सेस मिला वर्ल्ड का। ठीक है, और जो इंडियन कंपनीज़ है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में वो कहीं ना कहीं जेनरिक अल्टरनेटिव्स को ढूंढ रही थी, और कहीं ना कहीं इंडियन जो फार्मा है वो कहीं ना कहीं मोस्टली जेनरिक पे फोकस करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा जो फार्मा सेक्टर है वो भी बूस्ट हुआ है। गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से क्या नाम है फार्मा को बूस्ट मिल रहा है, तो एफडीआई रिलैक्सेशन किया गया है, 100% एफडीआई अलाउड कर दिया गया है ग्रीन फील्ड फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट में, और 74% एफडीआई है ब्राउन फील्ड फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की गई है टू सप्लाई लो कॉस्ट फार्मा ड्रग्स। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को सप्लाई करने के लिए एक क्या नाम है स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। फिर बल्क ड्रग पार्क्स बनाए गए हैं क्या नाम है इसके लिए, जहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज़ हो सकें, सॉल्वेंट रिकवरी, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, डिस्टिलेशन, ये सारी चीज़ें जहाँ पे मतलब अच्छे से सारी एक पूरा ब्लॉक हो जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर ही हो। ठीक है, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसमें जैसा आप देख सकते हो हिमाचल में एक जगह है बद्दी, बद्दी जो जगह है वो कहीं ना कहीं एक पूरा हब ही है फार्मास्यूटिकल का, सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स वाली हैं। फिर पीएलआई स्कीम की बात करें तो उसका कैबिनेट ने पीएलआई स्कीम भी इंट्रोड्यूस की है, ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है ड्रग इंटरमीडिएटरीज़ की वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मतलब बूस्ट हो सके। और क्या है साथ में, और जो एसपीआई स्कीम आई हुई थी कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये कहीं ना कहीं एक स्कीम आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल आउटले है 500 करोड़ का वो कहीं ना कहीं एलोकेट किया गया था, मतलब फॉर द फाइनेंशियल ईयर मतलब 21 से लेकर के 25 तक के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक एसपीआई स्कीम थी गवर्नमेंट की। चैलेंजेस क्या क्या हैं अभी हमारे फार्मास्यूटिकल जो हमारा इंडस्ट्री उसको लेकर के, एफडीए मैंडेट है यूएस में कि यूएस जो हमारा मतलब मोर देन जो क्वार्टर हमारा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं हम यूएस को करते हैं, और यूएस में वही सारी मेडिसिन अलाउ हुए हैं जो एफडीए मैंडेट होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई भी अगर मेडिसिन यूएस में सोल्ड करनी है तो कहीं ना कहीं उसको एफडीए मॉनिटरिंग से हो करके निकलना पड़ता है। ठीक है, हॉस्टाइल कंपटीशन है, बहुत सारी अदर कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया, इज़राइल हो गया, जापान हो गया, तो उनकी वजह से हमें एक फर्म कंपटीशन मिलता है। ठीक है, और हॉस्टाइल और नेगेटिव लॉबिंग जो होती है बड़े बड़े प्लेयर्स की, जिसकी वजह से इंडियन फर्म्स को कहीं ना कहीं वो एक्यूज़ करती हैं कि नाम है पेटेंट लॉज को वॉयलेट करने के लिए, कि एक लॉबिंग भी होती है ना कि डिफरेंट जो सिमिलर माइंडेड सिमिलर एम पीपल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में मिल करके एक सिमिलर अप्रोच डिसाइड कर लेते हैं, तो लॉबिंग करके कहीं ना कहीं जो बाकी छोटे प्लेयर्स होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मतलब निगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारा ओवर डिपेंडेंस है हमारी चाइना में, हमारी जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है चाइना में अपनी जो फार्मास्यूटिकल के रॉ इंग्रेडिएंट होते हैं ना उसके लिए। हमारा इंडिया के जो क्या नाम है अप्रॉक्सीमेटली 70% जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है ना एपीआई जिससे बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं हम 70% अपना जो चाइना से हम इम्पोर्ट करते हैं। इंडिया में जो एक छोटी भी दवाई होती है ना उसमें एपीआई यूज़ होता ही है, चाहे वो वैक्सीन हो जाए चाहे आपकी ये हो जाए क्या नाम है पैरासीटामोल, तो मतलब किसी भी मतलब चीज़ में एपीआई का यूज़ होता है, और इंडिया 70% कहीं ना कहीं अपना जो एपीआई वो चाइना से इंपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना फार्मास्यूटिकल वाले वो कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा।
उसके बाद हॉलोइंग आउट, इंडिया जो है ना वो कहीं ना कहीं लो कॉस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे एज अ प्रेफर किया जाता है, और जो सिंपलर ऑफ पेटेंट फॉर्मुलेशंस होते हैं ना उसको कहीं ना कहीं किया जाता है, और जो रूट टेकिंग हॉलोइड मैन्युफैक्चरिंग द रॉ मटेरियल API, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो मतलब ये API प्रोडक्शन है इसको कहीं ना कहीं उसको लेकर के अभी उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्लेगरिज्म की ये हो रही है कि कहीं ना कहीं जो फेक वर्जन जो हाई वैल्यू है फिर हाई वॉल्यूम ब्रांड जो फार्मा कंपनीज़ है ना, क्या नाम है, इनके जो फेक वर्जन आ रहे हैं जिसकी वजह से क्या नाम बिज़नेस परफॉर्मेंस को मतलब निगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ हज़ार्ड भी आ रहे हैं। जैसे अभी अभी वाला जो हमने केस देखा था कि डायथेनल प्रोपिलीन वाला जो अभी हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी यही केस था कि कहीं ना कहीं आप जो चीपर सब्सटीट्यूट यूज़ कर रहे हो या फिर उसके फेक वर्जन्स ला रहे हो तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। डोमेस्टिक ड्रग प्राइस कंट्रोल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है ना, इसकी वजह से एक एक्सेसिव प्रेशर आ जाता है प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेकर के, और अफेक्टिंग जो इसकी वजह से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेस है उनको कहीं ना कहीं डेंजर का मतलब होता है उनके MRP बेस्ड जो एक्सरसाइज ड्यूटी स्ट्रक्चर है उस चीज़ को लेकर के। अब जगह उनका प्रॉफिट क्या नाम है कम होगा इसकी वजह से फिक्स प्राइसिंग की वजह से, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या नाम है ये निगेटिवली इम्पैक्ट होता है। और जो इंडिया का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो लेस देन 1% है GDP का, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारा लैक करता है फार्मास्यूटिकल्स में लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है पब्लिक एक्सपेंडिचर R&D पे। और न्यू डिजीज़ को लेकर के जैसे अगर हम बात करें न्यू डिजीज़ जो हो गई जिसकी वजह से जो मेडिकल इंफ्रा हो गया, फॉरेन रेगुलेशंस हैं, ये सारे कहीं ना कहीं न्यू चैलेंजेस है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फेस कर रही है आज के टाइम पे। और जैसे अभी ये होता है ना कि ओवर द काउंटर वाला जो सीन है कि लोग आज के टाइम पे ओवर द काउंटर ले लेते हैं, इसकी वजह से एक जो न्यू डिजीज़ आ रही है कौन सी थी ये क्या नाम था यार, AMR नहीं हाँ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, हाँ AMR, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डेवलप हो रही है। फिर रेगुलेटरी ल्यूनैक हैं कहीं कुछ स्टेट्स है जहाँ पे इनएडुकेट नंबर है ड्रग इंस्पेक्टर के, और कहीं कहीं पे हाई हैं लाइक, और कहीं कहीं पे वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब खाली पड़ी हुई हैं। जैसे कर्नाटका का केस दिखा 53% वैकेंसी जो है वो कर्नाटका में है, और जो बॉडी है CDS-CO इटसेल्फ सफर फ्रॉम इनसफिशिएंट 25%। जो CDS-CO जो बॉडी बनाई गई है इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंदर में, उसमें भी कहीं ना कहीं एटलीस्ट 22% वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं। और फार्मा सेक्टर में एक ये है कि मेडिकल डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट है कि फार्मा सेक्टर जो है कहीं ना कहीं मेडिकल डिप्लोमेसी को किस तरीके से सर्व कर सकता है। तो मेडिकल डिप्लोमेसी क्या है, स्टेट ऑफ द यूज़ ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ट्रेड एंड मेडिकल पर्सनल डिस्पैच टू डिस्पैच ऑफ द अफेक्टेड कंट्री टू इम्प्रूव इंटरनेशनल रिलेशंस। कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा होगा अभी इंडिया ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन किया था वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कोरोना के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ को, तो ये कहीं ना कहीं एक मेडिकल डिप्लोमेसी होती है। जैसे अफ़गानिस्तान में आप देखोगे, अफ़गानिस्तान में मोस्टली जो होते हैं ना वो इंडियन ड्रग्स ही सप्लाई होते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं वो प्रेफर भी करते हैं इंडियन ये फार्मास्यूटिकल्स को। तो ये कहीं ना कहीं एक मेडिकल डिप्लोमेसी होती है कि जहाँ पे आप क्या नाम है अफेक्टेड कंट्रीज़ को आप क्या नाम है मेडिकल एसेंशियल मेडिसिन जो है वो आप डिस्पैच करते हो उन लोगों के लिए। जैसे इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी हो गई, पैंडेमिक के टाइम पे ये पूरे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से प्रेज जिसे मिला था। उसके बाद इंडिया ने जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो गई, एक पैरासीटामॉल है, क्या नाम डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ कंट्रीज़ को इन्होंने ये एक्सपोर्ट किया था। जैसे USA, रशिया, फ्रांस, UK हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, ज़ाम्बिया, युगांडा, नाइगर, केन्या, कोलंबिया, यूरुग्वे, इन सारी कंट्रीज़ को क्या नाम है इंडिया ने सप्लाई किया था। साथ में जो हमारे नेबरहुड है वहाँ पे ड्रग आर बीन सप्लाइड, जैसे अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, श्रीलंका हो गया। कुछ कंट्रीज़ को कमर्शियल बेसिस पे ड्रग सप्लाई किए गए हैं और कुछ को एज अ ग्रांट के थ्रू सप्लाई किए गए हैं। तो अगर हम वे फॉरवर्ड देखें क्या है, तो हमें वे फॉरवर्ड में कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है ना उसको कहीं ना कहीं हमें हार्नेस करना पड़ेगा। वॉल्यूम शेयर के साथ साथ इंडिया को वैल्यू शेयर भी अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। R&D को हमें बूस्ट करना पड़ेगा। इंडिया का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो है R&D में वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा R&D बढ़ेगा तभी इंडिया एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इनोवेशन हब बन पाएगा। ठीक है, इंसेंटिवाइजेशन, गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा ताकि क्या नाम है जो प्राइवेट
कंपनीज़ हैं वो थोड़ा और एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टमेंट करें R&D में, तो और साथ ही साथ वेरियस फंडिंग मैकेनिज़्म भी क्या नाम है इंडिया को डेवलप करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो कोर रिसर्च है ना वो कहीं ना कहीं डेवलप हो सके। साथ ही साथ जो इंडिया का एक फोकस है API पे, इंडिया की जो डिपेंडेंस है 70% इंडिपेंडेंस जो इंडिया की चाइना पे API को लेकर के, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो API को खुद मैन्युफैक्चर करे इंडिया में, जिसकी वजह से जो मोस्ट क्रिटिकल इनपुट है हमारे ये फार्मा का, ये कहीं ना इसके लिए हमें किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। उसके बाद रेशियल ड्रग प्राइसिंग होनी चाहिए कि जैसे अभी ड्रग एंड कंट्रोल क्या नाम है प्राइसिंग कंट्रोल करती है, एक्ट्स गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक रेशनल प्राइसिंग होनी चाहिए कि जो प्राइस डिसाइड वो ऐसा ना हो कि स्मॉल बिजनेसेस को हर्ट करें या फिर ऐसा हो कि वो लोगों को ही फेवर करें। तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, कि ना कि कंपनी का लॉस हो और ना कि लोगों का लॉस हो, ठीक है। तो इंडिया को अपनी जो ड्रग प्राइसिंग को रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, साथ ही साथ पब्लिक कॉस्ट को हेल्थ में देखते हुए। तो ये पूरा ओवरऑल आर्टिकल हो गया। आर्टिकल में देखो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैंने इस आर्टिकल को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। इसमें हमने मेडिकल डिप्लोमेसी भी देख ली, हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। अब अगले आर्टिकल में आ जाते हैं। अगला आर्टिकल ये है रिफ्यूजी को एज अ एसेट कैसे बनाया जाए, उसके बारे में बात किया जाता है कि रिफ्यूजी एज अ एसेट टू देयर न्यू कंट्रीज़। तो मतलब आज 28 जून जो है यहाँ पे आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है। इसमें तो जो ऑथर हैं वो बात करते हैं कि क्या नाम है, एक 103 मिलियन इंडिविजुअल्स जो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और अनरेस्ट वर्ल्ड वाइड की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं अब तक, ठीक है। तो उन्हीं को लेकर के इन्होंने बात की है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहे हैं जो आज के वर्ल्ड में, जैसे यूक्रेन हो गया, म्यांमार क्राइसिस हो गया, सूडान क्राइसिस हो गया, अफ़गानिस्तान क्राइसिस हो गया, सोमालिया क्राइसिस हो गया, इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो एक ये रिफ्यूजी क्राइसिस वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की इन्होंने बात की है कि वो भी कहीं ना कहीं इम्यून नहीं है चैलेंजेस, और साथ ही साथ जो वुमेन और चिल्ड्रन है वो कहीं ना कहीं ये लगभग 50% ऑफ जो रिफ्यूजीज़ हैं उसमें ये वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं। तो और कहीं ना कहीं इंडिया भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है आज के टाइम पे ये रिफ्यूजीज़ को लेकर के, लेकिन इंडिया ने क्या नाम है रिफ्यूजीज़ को हमेशा ग्रेसियसली होस्ट किया है, और साथ ही साथ जो असाइलम सीकर से उनको असिस्ट किया है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप पोलैंड वाला एग्जांपल ले सकते हो। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब क्या नाम है इंडिया ने क्या नाम है पोलैंड से आए हुए वहाँ के जो बच्चे थे उन लोगों को यहाँ पे असाइलम दिया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर आर्टिकल बात करते हैं रिफ्यूजीज़ वांट अपॉर्चुनिटीज़ नॉट हैंड आउट्स, कि रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ना कि हैंड आउट्स चाहिए आज के टाइम पे। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब 3-4 लोगों की स्टोरी बताई। जैसे उन्होंने सबसे पहली बात बताई है, यहाँ पे एक अफ़गान रिफ्यूजी था अहमद नाम का, जो कि इंडिया आया था। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से वो इंडिया पे आए, फिर उसने अपनी यहाँ पर एजुकेशन की डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसने पढ़ाई अपनी की, और आज के टाइम पर वो खुद जो ये रिफ्यूजी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर रिफ्यूजी चिल्ड्रन होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं कहीं ना कहीं फ्रॉम अ नो बडी टू अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो जो अफगान रिफ्यूजी मेंबर था वो बन गया है, जिसकी वजह से क्या नाम है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट था कहीं ना कहीं उसने कैसे एक ऐसे रिफ्यूजी को एम्पावर कर दिया, ठीक है, और उसकी जो पोटेंशियल थी उसको इंक्रीज़ किया, और साथ ही साथ उसको एक वैल्यूड कंट्रीब्यूटर बनाया कम्युनिटी और सोसाइटी का। दूसरी क्या नाम है ये कहानी करते हैं, एक क्या नाम है रोहिंग्या थी, इनका नाम था तस्लीमा थी, उनका क्या नाम है, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई वगैरह की, अपनी जो ड्रीम था एजुकेटेड होने का उसको फुलफ़िल किया, और आज के टाइम पे वो एक रोल मॉडल बनी हुई हैं बाकी मतलब अपनी गर्ल्स के लिए अपनी कम्युनिटी में। तीसरी कहानी ये शेयर करते हैं, एक आयशा नाम की ये अफ़गान रिफ्यूजी थी, जिनको आज के टाइम पे लेकिन अपना एक कैरियर एज अ आर्टिस्ट डिज़ाइनर ये क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने अभी क्या नाम है एक डिज़ाइन बनाई स्विम वेयर के लिए, ठीक है, लाइन ऑफ स्विम वेयर जो कहीं नहीं अपकमिंग ब्रांड है, क्या नाम है तो ऑनलाइन स्टोर पर, ओके। तो कहीं ना कहीं ये कुछ स्टोरीज़ जो थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शेयर की थी इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि कैसे कि हम अपने जो रिफ्यूज़ी क्राइसिस हैं, कहीं जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन लोगों का कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ीज़ जो उनको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज़, उनको एक एम्पावरमेंट, उनको एम्पावर करके कहीं ना कहीं उनको हम एक वैल्यूएबल एसेट्स में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो बैरियर्स है कहीं ना कहीं उनको हमें सबसे पहले तोड़ने पड़ेंगे, ये रिफ्यूजी वाले जो हैं, ठीक है।
सबसे पहले क्या है, रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स जो होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। उसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है वो होती है लीगल रिकॉग्निशन, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और हेल्थ केयर लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या नाम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हाउसिंग में और हेल्थ केयर में, ओके। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर हमें जो इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है तो हमें जो रिफ्यूजी यूथ है ना, इसकी जो यूनिक नीड्स है इसको हमें कैटर करना पड़ेगा, ताकि जो नो वन इज़ लेफ्ट बिहाइंड, अगर कोई पीछे रह जाएगा। जैसे एक क्योट है कि पावर्टी एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ पावर्टी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ऐसे करके एक क्योट था, मैं भूल रहा हूँ, ये आई थिंक आया हुआ था, ऐसे का टॉपिक था क्या, आई थिंक। तो ये कहीं ना कहीं वही है ना कि अगर क्या नाम है, अगर एक इंक्लूसिव सोसाइटी आपको चाहिए तो वहाँ पे पीछे कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ताकि अब वो चाहे रिफ्यूजी हो या फिर एसाइलम सीकर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो रिफ्यूजी यूथ है ना उसको हमें अपने साथ इंगेज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसकी जो फुल पोटेंशियल है उसको कहीं ना कहीं हमें रिकॉग्नाइज़ करना होगा। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया गया कि अगर हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को भी अचीव करना है तो उसके लिए भी हमें रिफ्यूजी क्राइसिस को सॉल्व करना पड़ेगा। इन्होंने फिर यहाँ पे बात की है ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन द रिफ्यूजीज़। तो क्या ना यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कॉम्पैक्ट हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था रिफ्यूजीज़ को लेकर के। उसके बारे में इन्होंने बताया कि वो जो ये पैक्ट है कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करता है जो मैग्नीट्यूड एक डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस का, और ये बात करता है सॉलिडारिटी के लिए फॉर होल सोसाइटी अप्रोच, ठीक है। ये एक पूरा होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या नाम है जो रिफ्यूजी क्राइसिस है उसको कहीं ना कहीं, डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस को हम कहीं ना कहीं टैकल कर सकें। और उन्होंने बताया कि ये जो कॉम्पैक्ट बना है ये कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे बना हुआ है कि जाके जो ये फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड ना रहे कि गवर्नमेंट का काम ये है सिर्फ उनको वहाँ पे अपलिफ्ट करना, नहीं, ये काम इंडिविजुअल्स का भी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूड है, एनजीओ भी इंक्लूड है और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्लूड है, कि सबको मिल करके हेल्प आउट करना पड़ेगा। अकेले से आप ये बोलो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बेसिस पे से उनका डेवलपमेंट कर सके तो वो नहीं होगा, जब तक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव उनको लेकर के चेंज नहीं होगा तब तक उनका इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या बात कही इन्होंने, हाँ, और ये कहा है कि ग्लोबल जो कॉम्पैक्ट है ये कहीं ना कहीं रिकग्नाइज़ करता है जो ग्लोबल साउथ है वो कहीं ना कहीं डिसप्रोपोर्शनल अफेक्ट हुआ है, क्या नाम है, इन कम्युनिटीज़ के लेकर के, और ये स्ट्राइव करता है इंटरनेशनल रिस्पांस को लेकर के, और सपोर्ट जो होस्ट कंट्रीज़ हैं इनको सपोर्ट के लिए सेल्फ रिलायंस को लेकर के, लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हो गए जैसे रीसेटलमेंट हो गया और सेल्फ रिटर्न्स हो गए, इन चीज़ों की भी बात करता है ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑफ रिफ्यूजीज़। और इन्होंने ये बताया कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग, ये कहीं ना कहीं हमें इसको फुलफ़िल करना पड़ेगा, और हमें इसके मतलब इसके जो प्रिंसिपल हैं उनको कहीं ना कहीं हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिफ्यूजीज़ को लेकर के, ताकि उनका जो वेलबींग है और उनकी जो होस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं हम इंश्योर कर सकें उनका वेलबींग, ठीक है। और फिर इन्होंने यही बताया कि जैसे अहमद ने आज के टाइम पे अपना उनका पोटेंशियल रियलाइज़ किया, जिसकी वजह से आज वो कहीं ना कहीं होप और अपॉर्चुनिटीज़ बन चुके हैं बाकी सारे लोगों के लिए। ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस को अगर सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं हमें उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, और साथ में जो उनके हिंड्रेंस आ रहे हैं, जो बैरियर्स है कहीं ना कहीं उसको हमें थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। अब इन्होंने बताया है कि टुगेदर वी कैन टू द गवर्नमेंट का जो विज़न है विकसित युवा विकसित भारत, अगर विकसित युवा विकसित भारत को अगर हमें पूरा डेवलप करना है तो उसको कहीं ना कहीं हमें अपने इस गोल को अचीव करने के लिए हमें रिफ्यूजी यूथ जो हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। चलो ठीक है, अब देखो ये आर्टिकल कितना अच्छा इन्होंने लिखा था। अब इस आर्टिकल के पता है खूबसूरती क्या है, अब इन्होंने देखो यहाँ पे इन्होंने जैसे ही क्यूट यूज़ किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे 2-3 इंसान की एज अ स्टोरी यूज़ की हुई है, ठीक है। उन्होंने ये इंट्रो तुम पढ़ो एक बार, इंट्रो में उन्होंने पूरी चीज़ बता दी गई है कि ये पूरे एसी में मतलब इस पूरे आर्टिकल में वो बताना क्या चाहते हैं। फिर लास्ट में उन्होंने देखो यहाँ पे उस चीज़ को पूरा ये देखो ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ में उन्होंने पूरा कंक्लूज़न एक लिख दिया पूरे आर्टिकल का। यहाँ पे उन्होंने देखो ये अहमद की भी बात कर ली है और इक्विटेबल शेयरिंग की बात कर ली है कि ये जो पूरा पहले इंट्रो वाला पार्ट था इसको भी इन्होंने इसमें कर दिया है। फिर एक क्या नाम है क्यूट भी इन्होंने डाल रखा है, और नीचे का बहुत अच्छी तरीके से कंक्लूड किया है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे से ही आर्टिकल देखो इनका चालू हुआ था। हाँ ये देखो
ठीक है। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पे ही आखिरी पैराग्राफ भी इनका ख़त्म हो रहा है। तो ये कहीं ना एक अच्छा आर्टिकल, ये आप इससे पता है सीख सकते हो। इसमें देखो मैंने बहुत चीज़ें अंडरलाइन की हैं, जैसे ये विकसित युवा विकसित भारत हो गए, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग हो गए। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं ना जो कहीं ना कहीं आज के टाइम में बहुत अच्छा काम करें इन्होंने। एक देखो जैसे इंटरनेशनल एरेना भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद देखो SDG का भी इन्होंने एक पर्सपेक्टिव डाल दिया इन्होंने, ठीक है। और हिंड्रेंसेस भी डाल रखे हैं। इंडिया का जो गोल है इंक्लूसिव सोसाइटी को लेकर के, उसके भी बात इन्होंने कर रखी है। तो कहीं ना एक मल्टीपल डायमेंशंस वाला आर्टिकल लिख रखा है। साथ में इनका जो इंट्रो देख लो, तो इन सब आर्टिकल्स को पढ़ के ना आप ये मत किया करोगे सिर्फ उसको पढ़ के रट लिया या फिर उसके नोट्स बना लिए। इसमें देखो कि आर्टिकल लिखे कैसे गए हैं, उसका तरीका क्या है लिखने का, इंट्रो कैसे लिखा है, कंक्लूजन कैसे उन्होंने बनाया। इससे क्या होगा कि जो आपकी एसे राइटिंग है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करना है चालू करोगे जब, ठीक है। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। राइजिंग इंडिया की बात की गई है, ग्रोथ स्टोरी जो इंडिया की है वो बताई गई है इस पूरे आर्टिकल में। इस आर्टिकल को हम देखते हैं, ओके। तो इस आर्टिकल में देखो इंडिया ने मतलब ऑथर ने जो बताया हुआ है, उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और अमेरिका बहुत फ्रेंड है। और उन्होंने फिर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बताया हुआ है कि इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली देखो 63 ईयर्स लग गए 1 ट्रिलियन GDP की इकनॉमी अचीव करने में। फिर 7 ईयर्स लगे 2 ट्रिलियन जाने में। उसके बाद 3 ट्रिलियन लगे, मतलब 3 ईयर्स लगे सिर्फ 3 ट्रिलियन जाने में। और ये बताया जा रहा है कि आने वाले मतलब लाइक 2047 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं 25 ट्रिलियन तक हो जाएगी, ठीक है, 100 ईयर्स में। उसके बाद आप देखोगे तो 1700 में इंडिया जो था वो कहीं ना कहीं 35% ऑफ ग्लोबल GDP कंट्रीब्यूट करता था, 35%। लेकिन बाय द टाइम जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1991 में, ये ऑलमोस्ट 1% पे आ गया था। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो ये 4 to 5% है ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसको कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इंडिया की जो मार्केट है वो डेस्परेटली चाहिए, कि इंडिया की जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत यूज है। और इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए अमेरिका की जो कैपिटल है और साथ में उसकी जो टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और नॉन मिलिट्री दोनों, ठीक है। बाई 2030 जो है इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन होगी। वो कहीं ना कहीं अगर पूरे इंटायर G8 नेशन की जो पॉपुलेशन है ना उसको कंबाइन कर ले तो उससे भी ज़्यादा है। और इंडिया का जो इंटरनेट कवरेज रेशियो है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे G8 के इक्वल में है। 8 साल पहले हम बात करें तो इंडिया का जो पर कैपिटा मोबाइल कंजप्शन था वो वन ऑफ द लोवेस्ट था इन द वर्ल्ड, 122 रैंक पे हम आते थे 8 साल पहले। लेकिन आज के टाइम पे हम देखें तो इंडिया जो है वो रैंक 1 पे आता है। और अगर हम US और चाइना दोनों के अगर हम इंटरनेट कवरेज को क्या नाम इंटरनेट मोबाइल डेटा कंजप्शन को अगर हम कंबाइन कर देना तो भी इंडिया का उनसे ज़्यादा है, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर आगे इन्होंने स्टोरी बताई हुई है ग्रीन फ्रेंडली सक्सेस स्टोरी, जहाँ पे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले बात की गई है। तो इन्होंने इसमें ये बताया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है हमारी इकनॉमी में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड रहा है हमारे में। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं हमारी इंक्रीज़ हुई है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा फिजिकल प्रूडेंस है उसको भी मेंटेन किया गया है। मतलब फिजिकल एक्सपेंशन भी हुआ है और साथ में फिजिकल प्रूडेंस को भी मेंटेन किया गया। और ये बहुत टफ काम होता है। तो इन्होंने ये बताया कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से वेल टैकल किया गया है। और इन्होंने एग्जांपल बताया कि कैसे एक कार्बन टैक्स लगाया गया है फ्यूल पे और साथ ही साथ एक कोल सेस लगाया गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इनफ सेविंग्स हो सकी है, जिसकी वजह से हम रेल रोड और ट्रांसपोर्ट पोर्ट का जो एक्सपेंशन हम कर सकें, ठीक है। ग्रीन इसलिए था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब जो बनाया जा रहा है नया वो ग्रीन फ्रेंडली बनाया जा रहा है। और जो नॉन ग्रीन आइटम्स हैं उस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। जैसे फ्यूल सब्सिडी थी वो कहीं ना कहीं पहले 50,000 करोड़ होती थी 2015 में, और आज मतलब 2022-23 में वो कहीं ना कहीं सिर्फ 7,000 करोड़ पे आ गई है, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे इंडिया की राइजिंग GDP राइज हो रही है तो कहीं ना कहीं जो सेविंग होगी इंडिया की कहीं ना कहीं 9 to 10 बिलियन डॉलर की सेविंग कहीं ना कहीं इंडिया की सिर्फ इन चीज़ मतलब ये फ्यूल सब्सिडी की कहीं ना कहीं वो सेविंग हो जाएगी इंडिया के लिए। फिर इन्होंने आगे जाके क्या नाम है एक गवर्नमेंट की स्कीम बताई है, स्कीम के बारे में बताया है कि गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, प्रगति स्कीम। इसमें क्या है कि जो मंथली रिव्यू होता है जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के जो क्या नाम है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो उसका एक मंथली रिव्यू होता है होम मिनिस्ट्री जो करती है, ठीक है। इसमें वो क्या करते हैं ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इशू करते हैं लॉन्ग पेंडिंग गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स क्लियरेंस होते हैं
इन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बॉटलनेक प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, उसके बाद इन्होंने ये बताया गया कि गति शक्ति के बारे में इन्होंने बताया गया कि गति शक्ति एक जियोस्पैटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि ये देखता है कि जो अननेसेसरी और रैंडम कटिंग जो रोड होती है ना फॉरेस्ट वगैरह की, तो इस चीज़ को कैसे क्या नाम है प्रिवेंट किया जा सके और जो टाइम और रिसोर्स को सेव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई है गति शक्ति को लेकर के। फिर उन्होंने बताया गया है कि पहली बार प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कॉमर्शियल कोल माइनिंग में, और वो भी ऐसे स्टेट्स में जहाँ पे एनडीए रूल नहीं कर रही है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है सेंटर की। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक कोल माइनिंग है ना उसको भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिला है। उसके बाद क्या इन्होंने बताया है, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को लेकर के इन्होंने बात की है कि कहीं ना कहीं मतलब मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में मनी तो बहुत ज़्यादा स्पेंड हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसकी मतलब उतनी बात हम नहीं करते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जो सेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम है ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, हमने इसको इम्प्रूव किया है, इसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी को, ताकि जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्पेंडिंग और जो वेस्ट और लीकेज होते हैं इसमें कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके और एफिशिएंसी आ सके। ठीक है, इसमें हुआ क्या है बेसिकली, इसमें इन्होंने क्या पहले जो था ये इम्पॉसिबल सा लगता था, लेकिन इन्होंने एक बनाया, एक सेंट्रलाइज कोर डेटाबेस इंटीग्रेशन है, मतलब एक सेंटर में कोर डेटाबेस बनाया गया जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो बैंक्स का उसको इंटीग्रेट कर रखा है, जिसकी वजह से जो मतलब डिफरेंट बैंक है ना, मान लो 10-15, उसको इंटीग्रेट करके उस सबका डेटा लेकर के कोर डेटाबेस प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि जो गवर्नमेंट को जो डायरेक्ट पेमेंट करनी होती है, जैसे डीबीटी हो गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो होता है, तो ये करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, जिसकी वजह से जो टाइम भी होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये बताया कि आज की डेट तक लगभग 1200 मिलियन बेनिफिशरीज जो हैं वो इसके हो चुके हैं डायरेक्ट पेमेंट्स के। इसमें क्या नाम है 592 बैंक से जो कवर करती हैं 12,000 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को, और साथ ही साथ इसमें अब तक मोर देन 6,000 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं, जिनकी वैल्यू मोर देन $1.64 ट्रिलियन है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंस सेक्टर को लेकर के। फिर इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन की बात की गई है कि हम ज़्यादातर रोड कंस्ट्रक्शन में इतनी बात रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सिस्टम है उसका परिवहन सिस्टम, वो कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं। इन्होंने बताया परिवहन सिस्टम के बारे में कि जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर द ट्रांसपोर्ट, पूरे इंडिया में जो 1400 ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज हैं उनके लिए पूरा वन स्टॉप सोल्यूशन क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं लीकेज प्रूफ हो सके। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है 4,000 बिलियन का, 4,000 बिलियन रुपीज़ का। ठीक है, और इसमें क्या नाम है अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन व्हीकल्स जो हैं, लगभग 35 करोड़ व्हीकल्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं रजिस्टर किया गया है, और लगभग 15 करोड़ जो लाइसेंस हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है। और इन्होंने बताया, फिर अगला इन्होंने बताया रेमिटेंस को लेकर के, इंडिया को हर साल लगभग अभी जो लेटेस्ट था $100 बिलियन का रेमिटेंस मिला है, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है ना 20 मिलियन या हमारी वो है, उसमें से 280 जो ग्लोबल माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसका 280 हमारी, मतलब 280 मिलियन 28 करोड़ की हमारी ग्लोबल वो है। ठीक है, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, उन्होंने हमें लगभग $100 बिलियन का रेमिटेंस भेजा था। और साथ में ये बताया गया कि आज इंडिया, पहले क्या नाम है रेमिटेंस के मामले में इंडिया 195 कंट्रीज़ में बहुत कहीं ना कहीं एक छोटे से स्टैंड पे होती थी, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया जो है ग्लोबल गैदरिंग में G8 वगैरह में, मतलब बाकी कंट्रीज़ के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, शोल्डर टू शोल्डर विद G8 कंट्रीज़। ठीक है, और उसके बाद तीसरी चीज़ उन्होंने बताया कि इंडिया का जो ग्लोबल राइज है उसमें कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर का जो पर्सनल आउटरीच रहा है खुद का, वो उसने भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रोल प्ले किया है, ताकि उन्होंने जो एक पर्सनल खुद की स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप बिल्ड की है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर इन्होंने बोला है कि इंडिया को अभी अपना जो एक नॉन अलाइनमेंट है हैंगअप, तो उसको कहीं ना कहीं गिव अप करना चाहिए, और साथ ही साथ जैसे इंडिया अभी जैसे अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और नेशनल इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं से इंडिया को अचीव करना चाहिए। जैसे इन्होंने फिर एक केस बताया रशियन ऑयल का,
कि इंडिया ने रशियन ऑयल क्या नाम है लोअर प्राइस पे ख़रीदा, फिर उसको यूरोप को बेचा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना करके, ठीक है, उसको रिफ़ाइन करके। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं सर्व हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं इंडिया के जो जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट की जगह अब जो होनी चाहिए वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट और मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि और भी अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी बाकी रह गई हैं इंडिया के वो ग्रोथ को लेकर के। जैसे उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया की डिजिटलाइजेशन को लेकर के। इंडिया का जो इंटरनल प्रोसेस है उसे हम डिजिटलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटर सर्विस डिलीवरी है इंडियन स्टैक को लेकर। उसके बाद जो इंडियन का एग्रीकल्चर रिफॉर्म है जो अभी फिर से रुक गया था, स्टॉल्ड हो गया था, उसको कहीं ना कहीं वापस से हम रिवाइव कर सकते हैं। सप्लाई चेन को और ज़्यादा रोबस्ट कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो आज के टाइम पे जो बहुत सारी चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो शिफ्ट हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हम उनको इंडिया में क्या नाम है एक तरीके से शिफ्ट कर सकते, शिफ्ट क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें। और साथ ही साथ जो जुडिशियल रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की गई है कि इंडिया की जो जुडिशरी में जो बहुत सारे लूप होल्स हैं उसको हमें कहीं ना कहीं उसको अभी हमें कैटर करना पड़ेगा। साथ ही इंडिया की मतलब 290 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब 9% ऑफ द जीडीपी है। तो इसको भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा इस पे भी हमें देखना पड़ेगा टाइम के लिए कि जो फिजिकल डेफिसिट है ट्रेड डेफिसिट उसको कहीं ना कहीं हम कम करें। सॉरी, फिजिकल डेफिसिट नहीं, ट्रेड डेफिसिट है 9% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। और तो कमेंट में ये बता दो कि फिजिकल डेफिसिट क्या है इंडिया का अभी, ठीक है। और लगभग जो 50% ऑफ इंडिया है ना वो कहीं ना कहीं आज भी एग्रीकल्चर में ही स्टक है, एग्रीकल्चर से ही मतलब जूझा हुआ है। तो और कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 14 to 15% ऑफ द जीडीपी में से कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पे जो यूएस की कैपिटल और टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमें इन एरियाज़ में हेल्प कर सकती है। जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग वाला हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, उसके बाद जो हमारी ये डिजिटलाइजेशन वाला हो गया, सप्लाई चेन हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो गई जो चाइना से शिफ्ट हो रही है उसको इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं यूएस की कैपिटल टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प कर सकती है। और ये बताया गया है कि इंडिया अब जैसे 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अपने कंप्लीट कर रहा है, तो अब से वो एम्बेसडर कार की टेक्नोलॉजी में नहीं रह सकता। उसको अब इंडिया को चाहिए क्रिटिकल यूएस की हेल्प, ताकि वो अपनी इंडिया को मॉडर्नाइज़ कर सके और साथ ही साथ अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको और ज़्यादा बिल्डअप कर सके, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि अभी जैसे नरेंद्र मोदी की विज़िट होने वाली है यूएस में, तो वहाँ पे क्या नाम है, तो नरेंद्र मोदी ऐसे मतलब ओनली मेजर लीडर हैं क्या नाम है जिन्होंने अब आफ्टर द विंस्टन चर्चिल, नेशनल मंडेला, इन दो लोगों के बाद तो नरेंद्र मोदी ऐसे जिनको ये दूसरी बार ऐसा मौका मिल रहा है कि यूएस की कांग्रेस को दूसरी बार वो करने का एड्रेस करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये रिकॉग्निशन इसलिए मिल रहा है क्योंकि अमेरिका बेस्ट ऑफ करता है और वो भक्त नहीं है कि लोग बोलें कि अमेरिका वाले भी भागते हैं इसीलिए बुला रहे हैं दूसरी बार, ठीक है। तो इंडिया और यूएस जो है वो फ्रेंड्स है लेकिन एलाइज नहीं है। तो इन्होंने बताया है कि फ्रेंड्स बने हैं, एलाई हो गए। फिर इन्होंने एक क्यूट भी यहाँ पे डाला हुआ है कि स्टीफन कोहेन का कि जर्नी फ्रॉम द फ्रेंडशिप टू द एलाई इज अ शॉर्ट वन एंड नीड्स वन टू बी वॉक्ड बाई अ बोथ स्लाइड्स एंड हियर एंड नाउ, ठीक है। वाई नॉट टू स्टार्ट विथ एन ईजी वन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा आर्टिकल था जो इन्होंने बताया। इसमें देखो फैक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे दे रखे हैं इन्होंने। और इसको तुम डाल सकते हो कि राइजिंग इंडिया एक 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स इसमें अप्रोच कर रखी, डिफरेंट डायमेंशंस कवर कर रखे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, जैसे फाइनेंस भी इन्होंने इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल इन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, इसको अपने नोट्स में लिख सकते हो। और चलो ये चारों एडिटोरियल हो गए। एक एडिटोरियल ये है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अभी पेरिस में क्या है कि एक वो समिट होने वाली है, न्यू समिट होने वाली किस चीज़ के लिए, न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट के लिए, ठीक है। और ये जो ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट है ना इसको होस्ट कर रहा है फ्रांस, ठीक है। और इसको को चेयर कौन कर रहा है, साथ में इंडिया कर रहा है, ठीक है। इंडिया अभी G20 का भी क्या नाम है प्रेसिडेंट है। और साथ ही साथ ये जो समिट है ना न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट वाली, इसकी क्या नाम है स्टीयरिंग कमेटी को क्या नाम है फ्रांस के साथ इंडिया वो कर रहा है, को चेयर कर रहा है। तो इस आर्टिकल में इन्होंने यही बताया हुआ है ऑथर ने कि इंडिया और फ्रांस किस तरीके से मिल कर के जो ग्लोबल वॉइस है ना साउथ की, उसको कैसे क्या नाम है वो कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से काउंट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है।
तो सबसे पहली चीज़ ये बता रही है प्रॉमिस एंड पेमेंट। तो इन्होंने ये बताया गया है कि अभी जैसे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, क्लाइमेट COP21 हो गया, बायोडाइवर्सिटी COP25 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, इन सब को अचीव करने के लिए हमें हर साल अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन की कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी, $4 ट्रिलियन USD की, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ $2 ट्रिलियन की ज़रूरत होगी अगर हमें पेरिस एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, और $2 ट्रिलियन के अचीव मतलब रिक्वायरमेंट होगी अगर हमें UN के SDG जो है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनको अगर हमें अचीव करना है। लेकिन हार्ड ट्रूथ ये है कि अभी तक सिर्फ ओनली $204 बिलियन का ही क्या नाम है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस आया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एक प्रॉमिस और जो पेमेंट है, इनके बीच में जो एक गैप है ना, इसकी वजह से ये शो करता है कि जो इंटरनेशनल फंडिंग है वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल है और पुअरली स्ट्रक्चर्ड है, जिसकी वजह से जो हमारी जो लिक्विडिटी चैलेंजेस हो रहे हैं डेवलपमेंट कंट्री में, ठीक है। और जैसे अगर इसमें एग्जांपल बताया गया है कि जैसे जो 25% जो है ग्लोबल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट की है, वो कहीं ना कहीं साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में आई है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपने जो डेवलपिंग कंट्री है, जो मेजर रीजन साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे जब आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर वो कहीं ना कहीं एक मिसमैच हो जा रहा है कि जो प्रॉमिस आपने किया और जो पेमेंट आप कर रहे हो, ओके। और कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल फंड्स आते भी हैं ना, तो इसके साथ साथ ऑथर ने ये बताया है कि इसमें कहीं ना कहीं जो फिज़िकल इंडिपेंडेंस होती है इन कंट्रीज़ की, उस पर कहीं ना कहीं बैरियर्स लग जाते हैं, क्योंकि जो फंड्स आते हैं उसमें फिर वो इतनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देते हैं कि इस पैसे को किस तरीके से खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या करना है। तो उसकी वजह से वो इंसान फिर वो उस पैसे का एक फुल यूटिलाइजेशन जो होता है ना, वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके बाद इतनी सारी बाउंडेशंस आ जाती हैं। उसके बाद इन्होंने बताया डोमेस्टिकली, इन्होंने बताया कि जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल वीकनेस होती हैं, इलिसिट फाइनेंस फ्लोज होते हैं और हायर रिस्क परसेप्शंस होते हैं। इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए खुद ही पे आउट करती हैं अपने लिमिटेड फंड की थ्रू। और दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है, क्योंकि इसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ना, उनके फंड्स को कहीं ना कहीं आप मोबिलाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें जो रिटर्न्स होते हैं ना वो बहुत हाई नहीं होते हैं और इनफ भी नहीं होते हैं, और इसमें जो रिस्क होता है ना इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा होता है कि लो और मिडिल कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं ना, उसका इंकरेजमेंट मतलब इसमें इतना नहीं हो पाता है। तो फिर इन्होंने 3 कंपोनेंट बताए हुए हैं कि जो रिफॉर्म्स दुनिया भर में अभी आने वाले हैं इसी ईयर में, जो रिफॉर्म्स वाला रही, जैसे वर्ल्ड बैंक रिफॉर्म हो गया, इंडिया की G20 प्रेसिडेंस हो गई, UN की SDG समिट हो गया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का जनरल क्लाइमेट एम्बिशन समिट हो गया, COP28 हो गया। COP28 के बारे में मैंने कल के न्यूज़पेपर में बताया था, तो कल के मुझे ये बता दो COP28 होने कहाँ वाला है और कौन मतलब चेयर करेगा इसको, ठीक है। फिर आ जाते हैं, तो इन्होंने इसमें ये बात की गई है कि जो समिट है ना वो सक्सेसफुल तभी हो पाएगी जब वो ट्रांसफॉर्म कर सके इंटरनेशनल फाइनेंशियल और डेवलपमेंट आर्किटेक्चर को। तो उसके इन्होंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट बताए हुए हैं। सबसे पहला पैक्ट बताया हुआ है, दूसरा प्लेटफॉर्म बताया और तीसरा पाथवे बताया है कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन करना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल और डेवलपमेंट आर्किटेक्चर को, तो इन 3 कंपोनेंट पर हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहला इन्होंने बताया पैक्ट में इन्होंने बताया है कि हमें पहले एक पैक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से जो ग्लोबल फ्लो है फाइनेंस का, वो 2 तरीके के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर सके, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में लेवल पे उन्होंने ये बताया है कि जो फिज़िकल स्पेस है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उसमें जो डेप्थ लिमिट होती है उनकी, उसको हमें कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा और डेप्थ ले करके अपनी जो फिज़िकल स्पेस है उसको हाई कर सके और स्पेंडिंग थोड़ी ज़्यादा कर सकें। इस स्पेस की इंक्रीज़ होने की वजह से ये होगा कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर पाएंगी, अपने एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को स्टैंडर्डाइज कर पाएंगी, और जो इलीगल क्रॉस बॉर्डर मनी डेवलपमेंट होता है इसको कहीं ना कहीं वो रोक सकेंगी, और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इनको इम्पावर कर पाएंगे, और जो इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं हमें कर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब एफर्ट्स को साथ ही साथ हमें किस चीज़ के जो प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन है एक्टर्स और गुड्स का, उस पर भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने ये बताया है कि फाइनेंस हमें ज़रूरी है अडाप्टेशन के लिए और साथ ही साथ लॉस एंड डैमेज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने ये बताया कि इंटरनेशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए ग्लोबल सॉलिडारिटी की, ना कि क्या नाम है एम्प्टी प्लेजेस होने चाहिए कि जैसे ढेर सारे प्लेजेस आते हैं ना,
इतने सारे प्रोटोकॉल हैं, प्लेज है, मीथेन प्लेज हो गई, लेकिन उसमें जो फंड है वो कहीं ना कहीं रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। तो इन्होंने ये बोला है कि नए नए सोर्सेज होने चाहिए ताकि ग्लोबल फ्लोज को हम टैप कर सकें, जैसे कि फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को टैक्स करना, शिपिंग ऑफ गुड्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इन सबको टैक्सेशन करने के लिए। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर हम सिर्फ एक बैरल ऑफ ऑयल को भी अगर हम टैक्स करते हैं तो कहीं ना कहीं अराउंड $30 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होगा पर ईयर, ठीक है। लेकिन इन सारी अप्रोच को क्या नाम है डीकपल करने के लिए हमें एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस भी चाहिए होगी टैक्स पेयर की रिच कंट्रीज से, ठीक है। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आ रही टैक्स पेयर की जो रिच कंट्रीज हैं उनकी वजह से। तीसरा इन्होंने बोला है कि हमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। पाथ हो गया, अरे पैक्ट हो गया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। दूसरी इन्होंने बात की है प्लेटफॉर्म की, तो इन्होंने बोला है ग्लोबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम डी रिस्क कर सके फाइनेंस को और साथ ही साथ मोबिलाइज कर सके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको, ताकि वो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम सस्टेनेबल इंफ्रा में इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो वर्नेबल कंट्रीज़ हैं उनको बहुत सारे ब्लेंडेड फाइनेंस की ज़रूरत है अपने रिन्यूएबल को बढ़ाने के लिए, क्लीन टेक्नोलॉजी को लिवलीहुड के लिए और क्या नाम है फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें डेवलपमेंट क्या नाम है ये एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि जो क्या नाम है ये इन्वेस्टमेंट है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और ये फाइनेंस को जो डी रिस्क करना है इसको कहीं ना कहीं हम वहाँ पे इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे। इन्होंने बोला है कि इन मतलब नोवेल मैकेनिज़्म को फाइनेंस करने के लिए जैसे एक ग्लोबल क्लीन इन्वेस्टमेंट रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज़्म है, ठीक है, जो कि क्या नाम है रिस्क करता है सारी जियोग्राफीज और लोअर कॉस्ट फॉर द ऑल। तो इन्होंने इसका एग्जांपल दे रखा है और साथ में ये बताया है कि ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम डेटा अगर हो जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल डिवाइड्स हैं इनको कहीं ना कहीं हम ब्रिज कर सकते हैं। तीसरी इन्होंने कंपोनेंट यहाँ पे बताया फिर पॉलिटिकल पाथवे, जिन्होंने ये बताया कि एक पॉलिटिकल पाथवे होना चाहिए जिसमें टाइम बाउंड डिलीवरेबल्स होने चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के फ्रॉम वन समिट टू अनदर। इन्होंने ये बोला है कि सारी चीज़ें एक ही टाइम पे नहीं हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक मोमेंटम गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फ्रांस, और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पाथवे होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जब हम अभी अप्रोच करेंगे 80th एनिवर्सरी ऑफ द यूएन इन 2025, तो उन्होंने बोला कि एक रिफॉर्म्ड फाइनेंस होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, ठीक है, एक फॉर्म्ड होना चाहिए, तभी क्या नाम है जो रिन्यूड और मीनिंगफुल मल्टीलैटरिज्म बेसिस बनेगा उसका, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ मतलब नहीं इन चीज़ों का करने का, ठीक है। और जो ग्लोबल साउथ है जहाँ पे बल्क ऑफ ग्लोबल ग्रोथ होने वाली है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एक सीट मिलेगी टेबल पे जहाँ पे क्या नाम है उसको अपने अकॉर्डिंगली क्या नाम जो चीज़ें होंगी वो सर्व होंगी, ओके। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक थोड़ा अच्छा आर्टिकल था विथ रिगार्ड टू द ग्लोबल फाइनेंसेस इन द क्लाइमेट चेंज। तो इसमें तुम ये कंपोनेंट डाल सकते हो कि अगर तुम्हारे मेंस में आता है कि 3 कंपोनेंट में कि फैक्ट प्लेटफॉर्म और पाथवे, इन 3 कंपोनेंट पे हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसमें नोट डाउन कर सकते हो। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। सेबी एज अ रेगुलेटर के लिए ये है, ठीक है। और क्या है ये फोनॉन वाला एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल हो गए। इंडिया वियतनाम 30 आर्टिकल हो गया। प्रेसिडेंट रूल 4 बचे हैं। यूसीसी 5, लद्दाख 6 और मिलेट प्रोडक्शन 7। 10 आर्टिकल डिस्कस कर लिए अभी भी। 7 फिर एक ये वाला 8। चलो 8 आर्टिकल बाकी हैं यार अभी भी। आज यार गला दर्द करने लगा मेरा। मैं चलो ये 8 आर्टिकल है ना, मैं इसकी 8 आर्टिकल की, ठीक है, और जो कल के आर्टिकल बचे हुए हैं, ठीक है, उन दोनों की आर्टिकल्स की मैं मिक्स करके एक अभी क्या नाम है एक वीडियो आपको थोड़ी देर में कर दूंगा। ये 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी, ओके। ज़्यादा लंबी मैं बनाना नहीं चाहता वीडियो, लेकिन अब क्या करूँ, डिटेल डिस्कशन हो जाता है, इतने सारे डायमेंशंस कवर करने पड़ते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। देखो नॉर्मल भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली टाइम देखोगे तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। एक मतलब 45 से 50 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको मैं करंट और साथ में स्टैटिक्स दोनों को जोड़ करके पढ़ाता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग जाता है। और बाकी तुम देखते ही हो मतलब किस तरीके से मैं वैसे भी जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि मतलब थोड़ा कम हो सके, ओके। तो ठीक है,
बाकी मैं एक अभी ये चलो एडिटोरियल वगैरह तो मैंने डिस्कस कर दी, बस यही 5 6 7 ये जो 7 आर्टिकल बचे हैं छोटे छोटे, इनके बारे में अभी मैं डिस्कशन कर दूँगा, एक वीडियो मैं डाल दूँगा, ठीक है, जो मतलब कल वाले आर्टिकल से और जो आज वाले आर्टिकल हैं इन दोनों को मिला करके। ओके चलो ठीक है, बाय बाय।